हेलो। ये चल रही है नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जिसमें हम एक सिंगल वीडियो में पिछले 33 इयर्स में नीट में जितने भी सवाल पूछे गए हैं एटम से सारे के सारे इसी एक सिंगल वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो देखते जाओ मे बी इस साल फिर से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम विक्रांत किरार है, मैंने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब शो सबसे पहले सबसे काम की बात की इस सीरीज के सारे कलरफुल नोट्स की फ्री PDF को डाउनलोड करने के लिए और वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट के लिए आपको आ जाना है bit.ly/physicsendgame। एक जगह है जहाँ पर सारे के सारे वीडियोस मिल जाते हैं। सारी वीडियो के मतलब हर चैप्टर के वीडियोस वहाँ पे वन शॉट आ चुके हैं। जल्दी आओ, इसको देखो, अपनी रैंक इंप्रूव करो। साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दो यार। देखो व्यूज़ कितने कम है, शेयर करोगे तो शेयर करना विद #physicsendgame और मुझे टैग भी ज़रूर करना। मुझे आप फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो यहाँ पर फॉलो का बटन दबा देना, जिससे मेरी जब भी लाइव क्लास होगी आपको नोटिफिकेशन आएगा। हम लोग साथ में लाइव इंटरैक्ट करेंगे। अनअकैडमी पर लाइव पढ़ने के लिए आपको पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के लिए अवेलेबल है, तो उसको डाउनलोड करो और फिर अपना फ्री अकाउंट बनाओ। एब्सोल्युटली फ्री है। फ्री अकाउंट बनाओगे, उसके बाद यहाँ पर सर्च करना VIKRANT। इस तरीके से मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। यहाँ पर आना, फॉलो का बटन दबाना और इसके बाद ये फॉलो वाला बटन दबा दोगे। मेरी हर एक लाइव क्लास का आपको नोटिफिकेशन आएगा। हम साथ में लाइव पढ़ेंगे। आप मेरी एग्जिस्टिंग लाइव क्लासेस भी देख सकते हो। तो बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे हो चुकी है, जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट वीडियोस या थ्योरी वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चलती रहती है। तो इनमें से किसी को भी देख सकते हो। बहुत सारी फ्री क्लासेस देखने के लिए आपको पहले अपना फ्री प्लान अनलॉक करना पड़ेगा। अगेन एब्सोल्युटली फ्री है। तो जब फ्री प्लान अनलॉक करना होगा तो आपसे एक इनवाइट कोड मांगा जाएगा। उसमें आपको यूज़ करना है VIKRANT और अनलॉक का बटन दबाते ही आपका फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। आप इस तरीके से मेरी ही नहीं, इंडिया के टॉप एजुकेटर जो अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाते हैं उनकी बहुत सारी फ्री क्लासेस भी होती है, उन सभी को एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पर एक डिजिटल बोर्ड होता है जिसमें बहुत ही कम डेटा कंज्यूम होता है। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा डेटा, सब लोग बोलते हैं हमारा डेटा खत्म हो गया, डेटा खत्म हो गया। तो यहाँ पर डेटा बहुत कम कंज्यूम होता है। लाइव कमेंट्स होते हैं, एजुकेटर भी दिखता रहता है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई होती है। डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है सिर्फ पढ़ाई के लिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता वहाँ पे। अगर आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन गेम को एक लेवल अप करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन पे जाएं। उसमें क्या होता है, उसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं स्ट्रक्चर्ड तरीके से। आपको पूरा शेड्यूल मिलता है, कब कौन सी क्लास होने वाली है, उसमें क्या पढ़ाने वाले हैं, और डेली लाइव क्लासेस होंगी ताकि आप रूटीन के साथ पढ़ सको। बहुत सारे नए कोर्सेज और बैचेस हर हफ्ते लॉन्च होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब मिड सेशन में क्या मैं अनअकैडमी प्लस ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि हमेशा नए बैचेस और कोर्सेज लॉन्च होते रहते हैं। आप अपने डाउट पूछ सकते हो। हर चौथी क्लास डेडिकेटेड डाउट सेशन होता है। बहुत सारे टेस्ट और क्विज भी यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर अनअकैडमी पर सारे के सारे सीरियस स्टूडेंट्स हैं और उनके साथ आप compete करते हो। तो इससे आपको पता चल जाता है कि अच्छा रियल एग्जाम में भी मुझे किस तरीके का कॉम्पिटिशन फेस करना है। यहाँ जितनी परसेंटाइल आती है उसके हिसाब से आप गेस कर सकते हो कि आपकी क्या परसेंटाइल मेन एग्जाम में आने वाली है। साथ में आपको मिलता है एक पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड। तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे फायदे हैं अगर आप सीरियसली अच्छी रैंक चाहते हैं तो। लेकिन इससे बढ़कर और एक चीज़ है अनअकैडमी में, वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस सब्सक्रिप्शन वाले सारे के सारे बेनिफिट्स हैं। एवरीथिंग इज देयर। साथ में आपको मिलता है एक स्टडी प्लानर और पर्सनल कोच। यहाँ पे आपको 1-on-1 लाइव मेंटोरशिप मिलती है। सही समय पर सही गाइडेंस मिल जाए तो हम लाइफ में कहाँ पहुँचते हैं ये बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है। तो अगर आप ले सकते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो। उसमें आपको 1-on-1 लाइव मेंटोरशिप एंड 1-on-1 लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। डेडिकेटेड इंसान सिर्फ आपकी बात सुनेगा, सिर्फ आपकी प्रॉब्लम समझेगा और आपको आप ही के इस तरीके से समझाएगा जो आपको समझ में है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे चल रहा है, 2000 लोग लाइव देख रहे हैं, कुछ भी जेनेरिक सी बात बोल दी। तो बहुत ही अच्छी ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। प्लस या आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन को आप ऐप के थ्रू ले सकते हो। प्लस या इसमें आप 2 साल या 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ज़रूरत पड़ने पर आप 18 महीने या 6 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। प्लस या आइकॉनिक दोनों में ही आप अगर मेरा कोड VIKRANT यूज़ करते हो तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। तो यूज़ माई कोड विक्रांत ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप और लेट्स स्टडी लाइव। और जिन जिन लोगों ने इस पिच को स्किप कर दिया, यूज़ माई कोड विक्रांत ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। नाउ लेट्स बिगिन। एटॉमिक मॉडल्स। देखो एटम एक ऐसी चीज़ है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। तो सब लोगों ने अलग अलग तरीके के प्रेडिक्ट किया कि हमारे पास जो भी मैटर है वो किस चीज़ से बना हुआ है। जैसे ये चीज़ें तो किस तरीके से बनी हुई। मान लो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा था। अगर हमारे पास एप्पल है, एप्पल को मैं आधा काट दूं तो हमारे पास 2 आधे आधे एप्पल होते हैं।
फिर उसको और काट दूं तो फिर अब इस हाथ में मेरे पास 2/4 एप्पल बचेंगे, उसको मैं और काटता हूँ, छोटा काटता हूँ, तो मेरे पास छोटे छोटे एप्पल के टुकड़े आते जाएंगे। और एक ना एक पॉइंट तो आएगा जिस तरह मैं उसको काटूंगा और बोलूंगा कि अब क्या ये भी एप्पल ही एप्पल है। आज हम जानते हैं कि एप्पल बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के बना होगा, तो एक टाइम तो आ जाएगा जब मैं उसको तोड़ता रहूंगा, मैं बोलूंगा अरे मेरे हाथ में सिर्फ कार्बन बचा रह गया, फिर मेरे हाथ में सिर्फ हाइड्रोजन आ गया। तो इस तरीके से फिर क्या मैं उस हाइड्रोजन के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसको भी मैं तोड़ने की कोशिश करूँ, क्या मैं उसे तोड़ पाऊंगा? या फिर मैं क्या जान सकता हूँ कि हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, कार्बन के अंदर क्या होता है, उनके एटम्स के स्ट्रक्चर किस तरीके से होते हैं, उन एटम्स के अंदर क्या होता है। तो वही चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे एटॉमिक मॉडल्स में। सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरी आई थी वो थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो 1803, बहुत पुरानी थ्योरी है, 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। उसमें उन्होंने बोला कि एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल एंड इनडिविजिबल। जैसे ये एक गोल बॉल हो गई, मान लो ये हाइड्रोजन का एटम है, तो इसको हम तोड़ नहीं सकते, यानी इसके अंदर तोड़ नहीं सकते, यानी इसके अंदर कोई अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स और नहीं होंगे, ये एक ही चीज़ है, इट इज़ अ सिंगल यूनिट। और उसको डिवाइड भी नहीं कर सकते, आप इसको तोड़ नहीं सकते कि यार इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग होगा, ये चीज़ें हम यहाँ पे नहीं कर सकते थे। ऑब्वियसली आज हम जानते हैं कि ये मॉडल गलत है, लेकिन ये फर्स्ट मॉडल था, इसलिए हम इसको आज भी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आया थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि देखो कितने ज़्यादा साल बाद, 94 सालों बाद ये वाला हमारे पास मॉडल आया। इसमें क्या बोला गया, थॉमसन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उससे हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन कैथोड रे जो होती है वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका डिफ्लेक्शन कराया गया। और यहाँ पर देखो इस तरीके से हमारे पास मान लो बैटरी लगा दी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉजिटिव वोल्टेज है, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है, तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होने लगता है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाते हैं। और यहाँ पे हमने लूप बना दिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीधा निकल जाता है। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की बीम आ जाती है, इलेक्ट्रॉन की बीम आ गई, यानी इलेक्ट्रॉन का कुछ चार्ज होता है, हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होता है। अब यहाँ पे मैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लगा सकता हूँ कि उसका मैं रेडियस पता कर पाऊंगा। उसका अगर मैं रेडियस पता कर पाऊंगा तो उससे हमारे पास E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाती है। इलेक्ट्रॉन के लिए E/m हमें पता चल गया। अब इसको उन्होंने कंपेयर किया हाइड्रोजन का जो आयन है उसके E/m से, तो इससे क्या चीज़ पता चलती है कि देखो दोनों का चार्ज तो बराबर था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्योंकि मास बहुत कम होता है, तो ये चीज़ हमें पता चल गई। इससे थॉमसन को ये पता चला कि जो इस तरीके का इनडिविजिबल एटम हम अभी तक सोचते थे, ऐसा एटम नहीं होता है। इसमें बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही कम मास के हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज भी कहीं ना कहीं होगा। तो अब उस समय तक पता नहीं था, हमारे पास न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हमने बोला बेसिकली थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल में इस तरीके का बोला गया कि इलेक्ट्रॉन तो छोटे छोटे होते हैं इस तरीके से, लेकिन जो उसको बैलेंस करने वाला पॉजिटिव चार्ज और जो मेन मोस्ट ऑफ द मास होता है एटम का, वो इस तरीके से पूरी स्पेस में भरा हुआ होता है, तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोला गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, हमारे पास जो बूंदी के लड्डू जो होते हैं जिनमें कुछ कुछ अलग अलग रंग की बूंदी के होते हैं, तो वैसे ही कुछ देखने वाला ही आ गया। यानी कि मेन चीज़ ये है कि जो एटम का मास होता है वो पूरे के पूरे एटम के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पॉजिटिव चार्ज भी पूरे के पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऐसा बोला था थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल में। आज हम जानते हैं कि ये मॉडल भी गलत है। हमें पता है कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास एक बहुत ही छोटे न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है और ये पूरी की पूरी स्पेस एम्प्टी होती है, इसीलिए ये मॉडल भी गलत है। लेकिन हम इसे पढ़ते हैं, इसके तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी नीट में पूछे जाते हैं। जैसे जे थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, जे थॉमसन के मॉडल ने, एक्सपेरिमेंट ने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया, द E/m रेशियो ऑफ द कैथोड रे पार्टिकल्स चेंजेस विद ए डिफरेंट गैस इन प्लेस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो हमारे पास ये जो डिस्चार्ज ट्यूब इसको बोला जाएगा जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था, यहाँ पे आप अलग अलग गैस लगाओगे तो क्या अलग अलग E/m हमें आने वाला है। यहाँ पर हमारे पास जो कैथोड रे आती है उसमें जाता तो है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज और मास का रेशियो सेम रहने वाला है, यानी कि हमारा E/m का रेशियो सेम ही रहता है सभी के लिए, तो ये आंसर नहीं होगा। कैथोड रेज आर स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयंस, तो ये तो हमें पहले से पता था, तो जे थॉमसन ने ये नहीं बताया। ऑल द मास ऑफ एन एटम इज एसेंशियली इन द न्यूक्लियस, उस वक्त तो न्यूक्लियस हमें पता ही नहीं था होता है। द E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन द E/m ऑफ प्रोटॉन्स। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में
E/m की वैल्यू पता करी थी, उनको चार्ज अलग से नहीं पता था, उनको मास अलग से नहीं पता था, उन्हें E/m रेशियो और उसको कंपेयर किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who indirectly determined the mass of the electron by measuring the charge of the electron? देखो, थॉमसन ने हमें क्या बताया था? थॉमसन ने हमें E/m की वैल्यू बताई थी। ओके, E/m पता है, लेकिन हमें E भी नहीं पता, हमें M भी नहीं पता। फिर आपको याद होगा मिलिकान्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, जिसमें हमें सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो पता चला था। तो यानी मिलिकान ने हमें बताया था कि E की वैल्यू कितनी होती है, और एक बार E पता चल जाए, ये वैल्यू हमें पहले से पता है, तो हमने M भी पता कर लिया, इसलिए हमारा आंसर रहता है A। और इसी तरीके से आपको याद होगा कि कैवेंडिश ने भी हमारी अर्थ का मास पता कर लिया था। कैसे? फोर्स जो लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी होती है? G मास ऑफ अर्थ इंटू M डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब न्यूटन ने ये फॉर्मूला जरूर बता दिया, लेकिन हमेशा यहाँ पर G और ME मल्टीप्लिकेशन में होता था। ओके, तो कैवेंडिश ने फिर वो दूसरा वाला टॉर्जनल बैलेंस वाला इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट किया था, उससे उन्होंने G की अलग से वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, जो कि मास ऑफ अर्थ के इंडिपेंडेंट वाली वैल्यू थी। तो उन्होंने G की वैल्यू पता कर ली, तो अपने आप ME भी पता चल गया था। तो कैवेंडिश ने इनडायरेक्टली अर्थ का मास पता किया था, और मिलिकान ने इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन का मास पता किया था। इस टॉपिक से बस इतने ही सवाल आते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। अच्छा, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया था, गीगर एंड मार्स्टन ने वो परफॉर्म किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट को कई बार रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, या फिर गीगर एंड मार्स्टन एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। इसमें हुआ क्या? अभी तक हमारे पास इससे पहले जो एटॉमिक मॉडल था वो कौन सा था? प्लम पुडिंग मॉडल। तो उसमें ऐसा बोला जाता था कि हमारे पास इस तरीके से प्लम पुडिंग की तरह बहुत सारे एटम्स हैं, और उन्होंने गोल्ड के एटम की एक बहुत ही पतली सी शीट ली। तो आप ये समझ सकते हो उसमें नंबर ऑफ एटम्स इस तरीके से जो विड्थ में थे वो बहुत ही कम थे। ओके, फिर यहाँ से एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इस तरीके से फेंका गया। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन सा हो जाएगा? हमारे पास वो होता है अल्फा पार्टिकल, या फिर आप हाइड्रोजन का एटम भी फेंक सकते थे, पर अल्फा पार्टिकल में भी उस समय आसानी से बन जाता होगा, तो अल्फा पार्टिकल को यहाँ पर फेंका गया। अब अगर प्लम पुडिंग मॉडल सही होता तो क्या होता? ये पूरा का पूरा एक पॉजिटिवली चार्ज वॉल की तरह काम करती, लेकिन उस पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी काफ़ी कम होती। तो ये सभी इस तरीके से अल्फा पार्टिकल उधर जाते, थोड़ा रिपल्शन होता, तो उनकी वेलोसिटी में भी कम ज़्यादा हो जाती, लेकिन सारे के सारे सीधे निकल जाते। सभी को इस तरीके से सीधे निकलना होता। लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या आई कि बहुत सारे तो इस तरीके से सीधे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ फिर इस तरीके से डिफ्लेक्ट होने लगे। ये देखो ऐसे, ये ऐसे डिफ्लेक्ट कैसे हो सकते हैं? और ये भी देखा गया कि कुछ तो एकदम यहाँ से जाते हैं और ऐसे कैसे सीधे 180 डिग्री पर डिविएट होकर के आ जाते हैं। तो ये क्यों हुआ? ये सिर्फ तब पॉसिबल है, देखो यहाँ से हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल गया था इस तरफ, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस तरफ किसी वेलोसिटी से जा रहा है और वो वापस रिपेल होके आ गया, यानी यहाँ पर उसकी टक्कर किसी बहुत ही भारी पॉजिटिव चार्ज से हुई है, नहीं तो वो वापस नहीं आता, वो दोनों मिलकर के आगे चले जाते। इसका ये मतलब पता चला कि गोल्ड में जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, तो उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। पूरा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत ही छोटे से पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड था। ओके, तो यही हमारे पास एक डिस्कवरी हो गई कि वो जो छोटा सा पॉइंट है जिसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव पार्टिकल तो वो एक जो छोटा सा पॉइंट है जिसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कंडेंस्ड है, वही होता है हमारा न्यूक्लियस। और ये भी पता चला कि उसका मास बहुत ज़्यादा है, नहीं तो ये वापस नहीं आता, दोनों मिलकर के मे भी उधर चले जाते हैं ना। हमने मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा हुआ है, इसी कारण से ये बहुत ज़्यादा हैवी था, इसीलिए हमारा ये अल्फा पार्टिकल रिटर्न आया। तो इससे हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस में पूरा पॉजिटिव चार्ज भी होता है और पूरा का पूरा मास भी होता है, ऑलमोस्ट पूरा पूरा मान लो। ओके, अब यहाँ पर एक इम्पैक्ट पैरामीटर होता है। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? इम्पैक्ट पैरामीटर, अगर हमारे पास यहाँ से सीधे सीधे न्यूक्लियस की तरफ ही कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो हम बोलेंगे इसका इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है। अगर कोई यहाँ से इस तरीके से जा रहा था तो ये जो डिस्टेंस होता है b, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अब जितना ज़्यादा b होगा उतना कम डिफ्लेक्शन हो जाएगा। देखो कोई बहुत दूर से अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो वो ऑलमोस्ट सीधा चला जाएगा, ऑलमोस्ट सीधा। और अगर किसी के लिए b की वैल्यू 0 है तो वो पक्का है कि वो पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट होगा। कितना डिफ्लेक्ट हो जाएगा? इधर जाता था उसकी बजाय इधर आ गया, तो 180 डिग्री का हमारे पास डिफ्लेक्शन हो जाता है।
दो इंपॉर्टेंट चीजें, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि हमारे एटम के अंदर मोस्टली एम्प्टी स्पेस है, एंड फ्यू डेविएट एट 180 डिग्री। फ्यू डेविएट मतलब बहुत ही कम डेविएट हो, यानी कि छोटा सा हमारे पास न्यूक्लियस रहा होगा, और 180 डिग्री पर हमारे डेविएट होगा, यानी कि बहुत ही हैवी रहा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का इस तरीके से हमारे पास रदरफोर्ड के मॉडल से कुछ कंक्लूजन्स निकले। अब ऑब्वियसली इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। वो ड्रॉबैक्स क्या थे? पहली बात तो अगर ऐसा बोला जाए कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक एक्सिलरेटेड मोशन कर रहा है। एक्सिलरेटेड मोशन क्यों है? ये सेंट्रीपिटल, इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा, इसके ऊपर कुछ सेंट्रीपिटल एक्सिलेशन होगा, उसकी वेलोसिटी तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। एक्सिलरेटेड मोशन है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कुछ एनर्जी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती चली जाएगी। कम होते होते वो इस तरीके से फिर नीचे इसमें गिर जाना चाहिए, तो वो गिरता क्यों नहीं है? इलेक्ट्रॉन स्टेबल क्यों है किसी भी ऑर्बिट में? और दूसरी चीज़ की डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों आते हैं? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे किसी ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है तो उसमें से एक फिक्स्ड एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी की लाइट निकलती है। ये आज हम जानते हैं, लेकिन उस वक्त तो नहीं पता था। उस वक्त अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल गिरता हुआ जा रहा है तो वो कंटिन्यूअसली हमारे को एनर्जी एमिट करता हुआ जाएगा, तो हमें मे बी हर एक किसी वेवलेंथ की यहाँ पर लाइट मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं मिलता। हमें कुछ फिक्स्ड कुछ गिनती की ही हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, सारी की सारी स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं मिलती। तो इन दोनों को अभी हम डिटेल में समझेंगे कैसे होता है, वो सब बोर मॉडल में समझेंगे, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल में हमें ये सारी चीज़ें पता चली थी। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। When an alpha particle of mass m moving with velocity v bombards on a heavy nucleus of charge Ze, its distance of closest approach from the nucleus depends on mass m as। अब ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल आ गया। देखो हमारे पास यहाँ पर एक न्यूक्लियस है जो कि हैवी है ना, उसको लिखा हुआ है हैवी, मतलब वो मूव नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा उसका वजन है, वो मूव ही नहीं करेगा। इसका चार्ज कितना है? Ze। यहाँ पर हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल इस तरफ आ रहा था, अल्फा पार्टिकल का मास है m, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? 2 टाइम्स ही। ऑलराइट, अगर इसका इस तरफ कुछ काइनेटिक एनर्जी है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी कुछ। अभी क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा था तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लें। फिर इवेंचुअली ये यहाँ पर जाएगा और एक मिनिमम इनके बीच में डिस्टेंस हो जाएगा इस तरीके से, क्लोजेस्ट अप्रोच का उसे डिस्टेंस बोला जाएगा। और इस वक्त क्योंकि ये इससे ज़्यादा आगे नहीं जा रहा है, यानी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, उसके बाद फिर से रिपेल होकर वापस आएगा, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो चुकी है 0। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? ½ mv²। अच्छा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी 0, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती? हो जाएगी kq1q2/r। k q1 की वैल्यू है 2e, q2 की वैल्यू है Za/डिस्टेंस d। अभी इनिशियल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हमारी टोटल एनर्जी को बैलेंस कर देंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाता है ½ mv² + 0 इज इक्वल टू 2ke² Z/d + 0। यहाँ से हमारे पास आ जाता है d की वैल्यू आ जाती है 4ke² Z/mv²। हमसे पूछा मास के किस तरीके से वो प्रोपोर्शनल है, तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी में आ जाता है 1/m। देखो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। An alpha nucleus of energy ½ mv² bombards a heavy nuclear target of charge Ze, then the distance of closest approach for the alpha nucleus will be proportional to। तो हमारे पास अगेन हमें फिर से सेम कैलकुलेशन करनी है पिछले क्वेश्चन जैसी ही। हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी थी 0, बाद में पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी कुछ, काइनेटिक एनर्जी 0 आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? q1 यानी कि 2e इंटू q2 की वैल्यू है Ze/d। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है d इज इक्वल टू 4ke/mv²। यहाँ से हमारे पास then the distance of closest approach for the alpha nucleus
विल बी प्रोपोर्शनल टू, इनमें से किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है हमारे पास? देखो अगेन 1/m सेम आंसर आ रहा है, ये z e और v स्क्वायर और इनके नहीं आ रहा हमारा आंसर, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट when a projectile of charge z1 and mass m1 approaches a target nucleus of charge z2 and m2, the distance of closest approaches are not. The energy of the projectile is directly proportional to z1 z2। इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है हाफ m1 v1 स्क्वायर रही होगी, ओके, विच इज इक्वल टू, बाद में क्या बन जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, यानी के Q1 की वैल्यू कितनी है Z1E, Q2 की वैल्यू कितनी है Z2E, डिवाइडेड बाय हमारे पास उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ जाता है कि Q1 Q2 अपॉन R, हमारे पास आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो हमें पता करनी थी, ये E ना, यही वैल्यू तो पता करनी है, E की वैल्यू आ जाती है E इज इक्वल टू के ई स्क्वायर Z1 Z2 अपॉन D। यहाँ पर Z1 Z2 के प्रोपोर्शनल है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द करेक्ट एंगल फॉर अल्फा स्कैटरिंग फॉर एन इम्पैक्ट पैरामीटर b इज इक्वल टू 0। तो देखो हमारे पास यहाँ पर एक बड़ा हैवी सा न्यूक्लियस रखा हुआ है, यहाँ पर एक छोटू सा पार्टिकल इस तरीके से आता है v वेलोसिटी से, और इसके लिए b की वैल्यू 0 है, यानी वो एकदम उसी को लाइन में सेंटर ऑफ मास वहीं पर अटैक करने वाला है। तो ये ऐसे जा रहा था और ऐसे कैसे ही रिटर्न आ जाता है, तो इसके लिए डिफ्लेक्शन कितना हो गया हमारे पास? देखो ये ऐसे जाने की बजाय अब ऐसे आ रहा है, तो 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बोर्स मॉडल, हमने प्लम पुडिंग मॉडल देख लिया, हमने रदरफोर्ड का मॉडल भी देख लिया, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में हमें पता नहीं चला था कि क्यों अगर हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते लाइट एमिट करते करते इसके अंदर जाकर के गिर क्यों नहीं जाता, ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रॉन गिर नहीं रहा है? तो इसके लिए बोर आए, उन्होंने बोला देखो कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएगा, उन्होंने बोल दिया। और वो ऑर्बिट्स कौन से होंगे? तो ये देखो तब हो सकता है कि हमारे पास अगर ये जो 2πr, ये जो सर्कमफेरेंस है ना ऑर्बिट की, जो ऑर्बिट की लेंथ है, मतलब पाथ लेंथ समझ लो उसको, अगर वो लेंथ हमारे इलेक्ट्रॉन की कुछ वेव होगी, हर एक पार्टिकल की कुछ वेव होती है ना, वेव नेचर सबका होता है, उसके n लैम्डा के बराबर है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया है ना। देखो यहाँ पर फिर इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो रहा है तो फिर हमारे पास वो एक स्टेबल ऑर्बिट माना जाएगा। उस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लाइट एमिट नहीं करेगा, ऐसा बोर ने बोल दिया। इससे हमारे पास क्या इक्वेशन आती है? 2πr शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। अच्छा यहाँ पर लैम्डा क्या होता है? हमारे पास जो डी ब्रॉय वेवलेंथ होती है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं वो होती है h अपॉन मोमेंटम, h अपॉन p। p को हम लिख देंगे mv, तो हमारे पास क्या आता है 2πr इज इक्वल टू n h अपॉन mv। अब यहाँ से हमारी दूसरी चीज पता चलती है, वो क्या होती है? एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। इसका क्या मतलब हुआ? देखो यहाँ पे mv को आप दूसरी तरफ ले जाओ तो mvr हो जाएगा, इस 2π को आप इस तरफ ले आओगे तो हमारे पास आता है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। इसका मतलब अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये डिस्टेंस होता है r, ये होती है वेलोसिटी और इसका मास है अगर m, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है mvr और mvr की वैल्यू आती है nh अपॉन 2π। यहाँ पर n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6, ऐसे कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम स्टेप्स में बढ़ता है, ऐसे नहीं कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। या तो इतना होगा, n की वैल्यू 0 हो जाएगी या 1 हो जाएगी या 2 हो जाएगी, तो क्वांटाइज्ड है। ओके, तीसरी चीज जो हमें बताए कि एच न्यू, अगर कोई फोटोन निकलता है, जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर आता है, तो उसकी एनर्जी या तो बढ़ती है या कम होती है। तो वो बढ़ती है कम होती है इलेक्ट्रॉन अगर कोई फोटोन एब्जॉर्ब या एमिट करता है उससे। तो ये जो फोटोन की एनर्जी होती है वो क्या होती है? E इज इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा। वो इन ऑर्बिट्स के बीच में जो एनर्जी गैप है उसके बराबर होती है। यहाँ पे हमने एनर्जी कंजर्वेशन कर दिया, कोई नई चीज़ नहीं करी।
अगर आपको याद हो पुराना फॉर्मूला कि किसी भी फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें पता करनी होती है, तो हम क्या लगाते थे 12400 डिवाइडेड बाई लेमडा, जो कि एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल जाती थी। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है इस चैप्टर में। अब इस बोर्स मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशन है? यहाँ पर हम ओनली हाइड्रोजेनिक एटम्स की बात करते हैं। हाइड्रोजेनिक एटम्स क्या होते हैं? जिनके अंदर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे कि हमारे पास हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहाँ पर बोर मॉडल काम नहीं करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में इंटरफेरेंस करने लगेंगे, दोनों वेव में कुछ और चीज़ें होने लग जाती हैं, तो यहाँ पे बोर मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लेकिन इस हीलियम में से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो मेरे पास फिर He+ बचता है। अब He+ में सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पर फिर से बोर मॉडल वैलिड हो जाए। या फिर लिथियम में से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो लिथियम++ हो गया। या फिर 4 वाला कौन सा होता है, उसमें से मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ +++, तो भी वो एक हाइड्रोजेनिक एटम हो जाता है, उसमें हमारा बोर मॉडल काम करता है। बोर मॉडल की और एक बहुत बड़ी कमी थी कि वो ये नहीं बता पाता कि कुछ ट्रांजिशन प्रेफर्ड क्यों होते हैं। प्रेफर्ड का मतलब देखो, इसको समझो ऐसा, हमारे पास मान लो इस एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ से नीचे ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, तो वो या तो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, या फिर यहाँ से एक ट्रांजिशन करके फिर दूसरा ट्रांजिशन करके तीसरा ट्रांजिशन करके इस तरीके से भी आ सकता है, या फिर डायरेक्ट से यहाँ आ जाए फिर यहाँ से आए। हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो बोर मॉडल के हिसाब से हम ये तो बता देंगे कि ये इस फोटोन में जो एनर्जी निकली है वो इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन ये वाला रूट चुनेगा या ये वाला रूट चुनेगा, ये वाला रूट चुनेगा, ये हम नहीं बता सकते। तो इसीलिए ये एक लिमिटेशन आ जाती है बोर्स मॉडल की। और कब ट्रांजिशन करेगा ये भी नहीं हम बता सकते, यानी कि वो ऊपर वाले ऑर्बिट में कितनी देर तक घूमने के बाद नीचे वाले में आकर के घूमना शुरू करेगा, ये भी हम नहीं बता सकते। बोर मॉडल की कुछ लिमिटेशंस है। अब हम चलते हैं आगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू एक्सप्लेन हिज थ्योरी बोर यूज्ड, तो बोर ने क्या किया था? बोर ने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करवा दिया था। कंजर्वेशन ऑफ क्वांटम फ्रीक्वेंसी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। बोर मॉडल किसके लिए वैलिड है? जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो। तो He+ में एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसके लिए वैलिड है। ड्यूटेरॉन एटम, वो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, उसके लिए वैलिड है। हाइड्रोजन एटम के लिए तो वैलिड है। सिंगली आयोनाइज Ne+, इसके लिए वैलिड नहीं है, तो C इज आवर आंसर। 2020 में ये क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बोर मॉडल ऑफ एटम प्रेडिक्ट्स द सेम एमिशन स्पेक्ट्रा फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एटम, assumes that the angular momentum of electron is quantized। oh yes, ये तो आंसर है ही है। यही सवाल बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराया था बोर ने, इसको याद कर लो। यूजेस आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, नहीं। प्रेडिक्ट्स कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा फॉर एटम, ये रदरफोर्ड के मॉडल ने किया था, ये बोर मॉडल ने नहीं किया था, और इसीलिए तो हम बोर मॉडल पढ़ते हैं, क्योंकि उसने ठीक से एक्सप्लेन कर दिया था स्पेक्ट्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट से जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ नेगेटिव में होती है, यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव में कम हो जाती है। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से देखो, है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इनफाइनाइट पे 0 है, इधर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, तो जब वापस ऊपर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है, तो ये भी एक करेक्ट ऑप्शन है। और इसके बाद हमारा डी भी एक करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि मान लो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, यहाँ से हमने बहुत सारी लाइट इस तरफ डाली, तो कुछ एक पर्टिकुलर लाइट को वो एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर वो वाली लाइन मिस हो जाएगी, वो वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी मिस हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास 2 करेक्ट आंसर आ रहे हैं, तो इसमें से किसको मार्क किया जाए? बी और डी को मार्क करता होगा। सिंगल आंसर पूछा है तो आई थिंक डी को मार्क कर देना चाहिए, बस यही हमारा आंसर आ जाता है। क्या ही ऑप्शन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। देखो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज़ करना है। हमारे पास बोर ने जो बताया था उसके हिसाब से हमारे पास इस तरीके से एटम होता है।
एटम ये कौन सा है? हाइड्रोजेनिक एटम है, यानी कि सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास कुछ मास रखा हुआ होगा, और इलेक्ट्रॉन जो कि इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हल्का है, जिसका मास हमने m ले लिया है, वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। हम मान लेते हैं कि ये फिक्स्ड है, ये अपनी प्लेस से हिल नहीं सकता, सिर्फ हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमता रहता है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कुछ वेलोसिटी है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। अगर इसको r रेडियस में घूमना है इस तरीके से, तो इसकी वेलोसिटी के हिसाब से इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो होना चाहिए वो होना चाहिए mv²/r। ये जो फोर्स इक्वल होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? kq1q2/r²। k की वैल्यू हमने एज इट इज रख दी। q1 हमारे पास इस न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है? z टाइम्स e, है ना। यहाँ पे z एटॉमिक नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और इसका चार्ज तो खैर इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, तो kze²/r²। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होती है जिसमें हम फोर्स बैलेंस कर देते हैं। दूसरी इक्वेशन होती है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से आती है, होती है mvr=nh/2π। और इन्हीं दोनों इक्वेशन से सारी की सारी कैलकुलेशन होती है जो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़नी होती है। जैसे यहाँ पर आप इन दोनों से डेराइव कर सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू आ जाती है 2πkZe²/nh। इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो चाहिए तो। इसकी वैल्यू आती है 2.18 × 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। अगर हमसे बोला जाए कि हाइड्रोजन के लिए या फिर हीलियम प्लस के लिए थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होगी, तो Z की वैल्यू हम हीलियम के लिए रख देंगे 2, n की वैल्यू हम रख देंगे 3, और हमारे पास आंसर आ जाएगा डायरेक्ट वेलोसिटी का। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। साथ में हम रेडियस भी पता कर सकते हैं कि nth ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा। तो यहाँ इन दोनों ही इक्वेशन से आप रेडियस का फॉर्मूला निकालोगे तो आता है n²h²/4πkmze²। याद कर लो इसको। इसको नहीं याद करना है तो आप इसे याद कर सकते हो, 0.529 या फिर 0.53 भी याद कर सकते हो, n²/z एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ये n²/z के प्रोपोर्शनल होता है। तो बहुत बार हमसे पूछा जाएगा कि अगर n की वैल्यू को डबल कर दिया तो रेडियस कितना हो जाता है? वो 4 टाइम्स हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पे बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और हमारे पास एक होती है टोटल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर 0 मानी जाती है। उसके बाद जब कोई चीज़ पास आती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, लेकिन साथ में उसकी कुछ वेलोसिटी आ जाती है, तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। यहाँ पे आप प्लैनेटरी मोशन की तरह ही कैलकुलेशन करोगे तो हमारे पास कुछ टोटल एनर्जी आ जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है -2π²m k²z²e⁴/n²h²। इन्हीं दो इक्वेशन से ये वैल्यू भी निकलती है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना ये टोटल एनर्जी है। और प्लैनेटरी मोशन की ही तरह यहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी जितनी टोटल एनर्जी होती है उसी का नेगेटिव वाली हो जाएगी, है ना। तो अगर नेगेटिव में ये हमारी टोटल एनर्जी है, तो इसी को आप पॉजिटिव कर दोगे तो वो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी उसका डबल हो जाती है। तो मान लो हमारे पास टोटल एनर्जी -13.6 है, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी -13.6 × 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास फिर से वैल्यू आ जाती है टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से हमारी वैल्यूज काम करती हैं। ये कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने और पूरा का पूरा चैप्टर आप सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे। The ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. The ionization energy of helium atom would be, देखो हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मुझे उस इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना है, यानी कि उसको निकाल करके इनफाइनाइट तक ले जाना है, तो उसकी टोटल एनर्जी मुझे 0 करानी पड़ेगी। तो मैं उसमें कुछ एनर्जी ऐड करता हूँ, उससे ये वाली वैल्यू 0 हो जाती है। यानी कि जो टोटल एनर्जी नेगेटिव में है वो ही उसको ऐड कर दूंगा पॉजिटिव में, तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाती है +13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। एनर्जी ऑफ हीलियम एटम, हीलियम एटम के लिए वो वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर Z की वैल्यू हम कर देंगे 2,
तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम की वैल्यू हो जाएगी 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन, उसके लिए भी n की वैल्यू 1 रहेगी, और हमारे पास आंसर आ जाता है 4 इंटू 13.6 विच इज इक्वल टू 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे यहाँ पर इन्होंने एक गलत चीज़ करी है, यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन करी है आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हीलियम प्लस एटम की हमने कैलकुलेट करी है, हाइड्रोजेनिक एटम उसे बनाना पड़ेगा, है ना। दिस इज फॉर HE प्लस, HE प्लस था, उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो HE+2 हो जाएगा वो इतनी एनर्जी देने पर, ठीक है। ये हीलियम एटम की आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an atom in an orbit is minus 3.4 electron volt. Its kinetic and potential energies are respectively. तो देखो हमारी टोटल एनर्जी कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्रेविटेशन में जो हम प्लानिटरी मोशन पढ़ते हैं उसके हिसाब से भी, या फिर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, अगर टोटल एनर्जी इतनी है तो ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मिला करके टोटल एनर्जी इतनी बनती है। अगर हमसे पूछा जाए कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है तो दोनों को ऐड करने से ये आना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन में देखो, इन दोनों को ऐड करने से क्या मुझे ये वैल्यू मिलती है, जी नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों को ऐड करने से क्या मुझे ये वैल्यू मिलती है, जी नहीं, ये भी आंसर नहीं है। क्या इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिलती है, नहीं, ये भी आंसर नहीं है। तो इन दोनों को ऐड करने से ये वैल्यू मिलती है क्या, यस, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। पर वैसे भी हम जानते हैं कि जो भी टोटल एनर्जी होती है उसी को आप पॉजिटिव यानी कि -1 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव कर दो, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है माइनस टाइम्स टी यानी कि 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टोटल एनर्जी इंटू 2 वो हो जाती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही दो हमारे ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, देखें। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। The kinetic energy of an electron in first excited state is, पहले तो total energy in first excited state उसकी वैल्यू होती है -13.6 डिवाइडेड बाय फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू होती है 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पर z²/n² होता है, यहाँ पर तो n की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 4, उसकी वैल्यू आ जाती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कुछ वैल्यूज आपको याद होनी भी चाहिए। ऑलराइट, अगर ये टोटल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सेम सवाल देखो रिपीट होगा। The total energy of an electron in the first excited state of hydrogen atom is about -3.4. Its kinetic energy in this state is, yeah, kinetic energy is equal to minus of total energy which is equal to +3.4 electron volt. Option number A is the correct answer. Next question देखें। The ratio of kinetic energy to that of total energy of an electron in Bohr orbit of the hydrogen atom is, क्या हमें पता है दोनों में -1 का अंतर होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो हमारा आंसर आना है 1:-1। दिस इज द करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी ऑफ ए हीलियम प्लस आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी। तो देखो हमारे पास एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी होती है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हाइड्रोजन के लिए n की वैल्यू थी 1 और z की वैल्यू भी थी 1। हीलियम के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू हो जाएगी 2 और z की वैल्यू भी है 2। तो हमारे पास एनर्जी ऑफ He+ इन सेकेंड ऑर्बिट उसकी वैल्यू हो जाएगी -13.6 इंटू 2² विच इज इक्वल टू, फिर से वही है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। In which of the following systems will the radius of the first orbit n is equal to 1 be minimum? देखो यार हमारे पास रेडियस का पहले तो फॉर्मूला लिखो। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज 0.529
एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। हमसे क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, एन की वैल्यू तो 1 दे ही दी है, एन की वैल्यू 1 रहने वाली है, तो जिसका z बड़ा होगा उसके लिए रेडियस छोटा होगा, है ना, हमसे मिनिमम ही पूछा है। तो z इनमें से किसका बड़ा है, देखो डबली आयनाइज लिथियम, लिथियम Li प्लस प्लस, इसके लिए z की वैल्यू कितनी है 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आगे चलें। इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस ए नॉट, अच्छा वो जो 0.529 था ना वो बोर रेडियस हो गया। द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, देखो r इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, या फिर इसी को बोला जाता है ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। ये वैल्यू एंगस्ट्रॉन्ग में आती है ना, सारी की सारी एंगस्ट्रॉन्ग में आती है। ऑलराइट, यहाँ पर हमें z की वैल्यू तो हाइड्रोजन के लिए वही है, n की वैल्यू हमने कर दी है सेकेंड बोर ऑर्बिट में, 1 से इसकी वैल्यू कर दी है 2, तो हमारे पास आंसर आता है 4a0 विच इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When hydrogen atom is at in first excited level, तो यार देखो हमारे पास ग्राउंड स्टेट होती है n इज इक्वल टू 1 विच इज ग्राउंड, यहाँ पर है n इज इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन है। When hydrogen atom is in its first excited level, its radius is 4 times its ground state radius, तो ये होना ही है, हमने देखा था r इज इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड, n की वैल्यू 1 से जाती है 2 तक, तो r डैश की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स r, तो 4 टाइम्स हो जाएगी। a इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The radius of the hydrogen atom in its ground state is 5.3 into 10 raised to power minus 11 meter. After collision with an electron, it is found to have a radius of 2.2 to 21.2 into 10 raised to power minus 11 meter. What is the principal quantum number, यानी कि n of the final state of atom? तो देखो हमारा जो r डैश की वैल्यू है वो है 21.2 into 10 raised to power minus 11। ओके, हमें पता है कि r होता है r0 n स्क्वायर बाय z, तो जो इसका इनिशियली जो रेडियस था वो कितना था 5.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11, ये ग्राउंड स्टेट यानी कि जब n इज इक्वल टू 1 है तब। ओके, दोनों ही केस में z की वैल्यू तो सेम रहने वाली है क्योंकि दोनों में ही हाइड्रोजन एटम यूज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं r डैश जहाँ पर n हमें पता करना है डिवाइडेड बाय r जहाँ पे हमें 1 है, इसकी वैल्यू होगी 21.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाय 5.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 विच इज़ इक्वल टू, ये हो जाता है हमारा r0 n स्क्वायर बाय z, ये हो जाता है हमारा r0 1 स्क्वायर बाय z। यहाँ पे देखो z से z कट गया, r0 से r0 कट गया, 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 से 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 कट गया, हमारे पास आता है 21.2 अपॉन 5.3 इज इक्वल टू n स्क्वायर। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जा रही है, देखो 4 है ना, 20 डिवाइडेड बाई 5 वैसे ही कुछ 4 आ रही है, यानी कि n इज इक्वल टू 2। जल्दबाजी में 4 मत मार कर देना आंसर, आंसर है n इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक स्टार मार्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसको आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट परमिटेड बोर ऑर्बिट फॉर द इलेक्ट्रॉन in a hydrogen atom is equal to 0.51 angstrom and its ground state energy equals to minus 13.6 electron volt. If the electron in the hydrogen atom is replaced by a muon, mu minus लिखा हुआ है ना, charge same as electron and mass is equal to 207 times mass of electron, the first Bohr radius and ground state energy will be। यहाँ पर नीट में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है, ये इसको कैसे सॉल्व करोगे, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एकदम बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारे पास जो 2 प्राइमरी इक्वेशंस हैं जिससे हमने सारी की सारी बोर मॉडल की कैलकुलेशंस करी थी, वो क्या थी। पहली इक्वेशन होती है जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, यानी कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। दिस वाज आवर इक्वेशन नंबर
1। दूसरी इक्वेशन हमारे पास आती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाली है ना, mv² अपॉन आर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के Q1 यानी कि जेड ई, Q2 की वैल्यू ई होती है अपॉन आर स्क्वायर। हमारे पास ये दो इक्वेशन होती हैं, सारी कैलकुलेशन इन्हीं दो इक्वेशंस होती हैं। अब देखो अगर हमें रेडियस कंपेयर करना है तो यहाँ से पहली बात तो ये आर से एक आर कट जाएगा। अगर हमको रेडियस पता करना है तो फॉर रेडियस हम क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाता है, m स्क्वायर v स्क्वायर आर स्क्वायर। राइट हैंड साइड में आ जाता है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। राइट, डिवाइड कर दोगे इस तरफ सेकंड से, तो यहाँ पे जो r है वो इधर आ जाएगा, पहली बात तो है ना। तो सिर्फ 2 से डिवाइड किया, 2 का स्क्वायर नहीं किया, तो आ जाएगा m v स्क्वायर r। इधर डिवीजन में हमारे पास आएगा k z e स्क्वायर। ओके, यहाँ से हमारे पास देखो क्या क्या चीज़ें कट गई, m से एक m कट गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, r से ये r कट गया, और हमारे पास वैल्यू जाती है r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k z e स्क्वायर। और यहाँ पे जो ये m है ये m भी नीचे चला जाएगा इस तरीके से। तो हमारे पास देखो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, n स्क्वायर पे, h स्क्वायर पे। ये n की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को म्यूऑन से रिप्लेस कर दिया, तो बेसिकली मास बढ़ गया उसका, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली है। n की वैल्यू सेम है, h की वैल्यू सेम है, 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू सेम है, k की वैल्यू सेम है, z की वैल्यू सेम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नहीं चेंज हुआ है, म्यूऑन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। ऐसा सवाल पूछा जा सकता था कि हमने एक ऐसे पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डबल है, तो यहाँ पे हम E की जगह अब 2E कर देते, और मास हमने कर दिया है 260 टाइम्स, 207 टाइम। तो जो R डैश की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी R डिवाइडेड बाय 207। तो हमारा आंसर कितना आने वाला है, पहले हमारा रेडियस था 0.51 एंगस्ट्रॉम, अब आ जाएगा 0.51 अपॉन 207 एंगस्ट्रॉम। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, आप इसको ऐसे समझो, हमारे पास ऑप्शंस में एक 256 दिख रहा है ना, 2.5 वाली कोई चीज़ दिख रही है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो ये है 5 अप्रॉक्सीमेटली 5 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाई 200, अप्रॉक्सीमेटली आप इसको मान सकते हो। इसकी वैल्यू आ जाती है 2.5 इंटू 10⁻13 मीटर। तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट आ जाता है 2.5, या फिर ये ऑप्शन बी और सी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमने नैरो डाउन कर दिया ए या डी में से ही कोई सा होने वाला। अब हमें देखना है नेक्स्ट क्या चीज़ है, इफ द इलेक्ट्रॉन इज इन हाइड्रोजन द फर्स्ट बोर रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है हमारी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी की वैल्यू होती है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पता कर लेते हैं, ठीक है। फॉर टोटल एनर्जी हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -12m v²। वेलोसिटी पता करनी चाहिए अब हमें, वेलोसिटी अगर देखो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इन दोनों में से मैं 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी वेलोसिटी, है ना। 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दोगे तो हमारे पास आता है mv² r इज इक्वल टू kz e स्क्वायर था, डिवाइडेड बाय पहली इक्वेशन क्या है mvr डिवाइडेड बाय nh अपॉन 2 m से m कट गया, r से r कट गया, v से एक v कट गई, और हमारे पास वैल्यू आ जाती है v इज इक्वल टू 2 पाई kz e स्क्वायर अपॉन nh। वेलोसिटी हमें पता चल गया। अच्छा, वेलोसिटी nth ऑर्बिट की वेलोसिटी है, क्या वेलोसिटी बदल रही है, चार्ज नहीं बदला है इलेक्ट्रॉन का, z नहीं बदला है, k नहीं बदला है, 2 पाई नहीं बदला है, ये नहीं बदला है, n नहीं बदला है, h नहीं बदला है, कोई भी चीज़ नहीं बदली, यानी वेलोसिटी उतनी ही रहने वाली है जितनी पहले हुआ करती थी।
ओके, लेकिन मास बढ़ गया है तो टोटल एनर्जी टी डैश इज इक्वल टू, पहले जो भी टोटल एनर्जी थी, यहां से हमें क्या पता चलता है, टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम। टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 207 टाइम्स इनिशियल जो टोटल एनर्जी थी, उसकी वैल्यू आप कर दो, हो जाएगी -13.6 इंटू 207। तो ये वैल्यू आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, माइनस में आएगी, और है ना, -2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, इसको पहले किलो करूँगा और फिर इसको आंसर मार्क कर दूंगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अच्छा सवाल था ये काफ़ी, इसमें हमने एकदम बेसिक से जो हमारी इक्वेशन डिराइव होती है उनको यूज़ किया। उम्मीद करो इस तरीके के क्वेश्चन नीट में ना आए। और एक क्वेश्चन बनाया जा सकता था कि अगर हमारे पास जो मास है वो तो 207 टाइम्स हुआ और चार्ज की वैल्यू भी 2e हो जाती, मतलब -2e, तब किस तरीके से चीज़ें चेंज होती, इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ आयोडीन एटम? एटम नंबर 53, मास नंबर 126। अच्छा, ये हम कैसे पता करेंगे? हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू, क्या होता है, R0 n² बाय z एंगस्ट्रॉम। अब एटॉमिक नंबर 53 है तो क्या हम z की वैल्यू 53 रख देंगे? और हमें नंबर ऑफ ऑर्बिट का नहीं पता, कौन से ऑर्बिट के लिए हमें पता करना है। और दूसरी बात तो ये फॉर्मूला वैलिड भी नहीं हो। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब हमारे पास हाइड्रोजेनिक यानी कि हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम है, तभी ये काम करेगा। तो या तो इस आयोडीन में से 52 इलेक्ट्रॉन निकालो, तब जाकर ये हाइड्रोजेनिक एटम बनेगा, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो ये यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अब क्वेश्चन है तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Rn, तो इसमें n कैसे पता चलेगा? देखो इसमें 53 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले तो पता करो कि सबसे बाहर का जो ऑर्बिट है उसका n की वैल्यू क्या है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरीके से होंगे, क्या, 2, 8, 18, 18 एंड फिर 36 नहीं 7 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है 5। वैल्यू रख दो यहाँ पर, आर एन की वैल्यू आ जाएगी R0 की वैल्यू 0.529 इंटू एन की वैल्यू है 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई z की वैल्यू है 53 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाती है यार, इसको 0.53 है ना, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, यहाँ पर वैल्यू आ जाती है हमारे पास 100, 25 डिवाइडेड बाय 100 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ए इज द करेक्ट आंसर, लेकिन क्वेश्चन गलत है, ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट विल बी गिवन k की वैल्यू इतनी लेनी है हमें, z की वैल्यू 2 लेनी है और h प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है। तो वैसे तो हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या होता है, सीधे सीधे स्पीड का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू जेड बाय एन इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अगर ये फॉर्मूले में सीधे सीधे वैल्यू रखूँ तो 2.18, जेड की वैल्यू हीलियम के लिए कितनी हो जाएगी 2, एन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, कब पता है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, कंसीडर द थर्ड ऑर्बिट, तो यहाँ पे 3 आ जाता है वैल्यू, तो इतने इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली, इसको 2.1 मानोगे तो इससे आती है वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। कोई आंसर दिख रहा है इसमें? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा आ गया। लेकिन मान लो हमें ये सब वैल्यू दी हुई है और हमें कैलकुलेट ही करना है कि यार ये कहाँ से आया, तो हम फिर वापस चलते हैं बैक टू द बेसिक्स। हमारे पास बोर मॉडल के डेरिवेशन के लिए 2 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड mvr इज इक्वल टू nh/2π, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, mv²/r, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उसकी वैल्यू हो जाती है k q1 यानी कि ze, q2 यानी कि e डिवाइडेड बाय r²। यहाँ से हमारे पास आ जाता है mv²r इज इक्वल टू
के जेड ई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हमें वेलोसिटी पता करनी है ना, तो यहाँ देखो एम वी स्क्वायर आर है, यहाँ पे एम वी आर है। अगर मैं कर दूँ 2 डिवाइडेड बाय 1, तो इससे मुझे मिलता है लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा एम वी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय एम वी आर। राइट हैंड साइड में आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई। देखो क्या कट गया, एम वी आर से ये पूरा का पूरा कट गया। हमारे पास सीधे सीधे वेलोसिटी का फॉर्मूला जाता है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। अब सारी की सारी वैल्यूज आप रख लेना, तो उससे भी आपका आंसर ए ही आने वाला है। इस तरीके से हम डेरिवेशन करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द बोर मॉडल ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज फर्निश्ड बाय द कूलम्स अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन। ठीक है। If A naught is the radius of ground state orbit, m is the mass, E is the charge on the electron, and epsilon naught is the vacuum permittivity, the speed of the electron is। अभी हमारे पास m v स्क्वायर बाय r की वैल्यू, देखो इन्होंने ही बोला यहाँ पर कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स और कूलम्स अट्रैक्शन का यूज करना था। एम वी स्क्वायर बाई आर, जो सर्कल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, के Q1 यानी जेड ई, Q2 यानी ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से एक आर से ये आर कट जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है, वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर। वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने के की वैल्यू रख दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जेड अपॉन एम आर, और जो ई स्क्वायर है वो अंडर रूट के बाहर चला जाएगा तो सिर्फ ई आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ई अपॉन, अच्छा जेड की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू 1 रख दो तो हमारा आंसर आ जाता है इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, जेड इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टार मार्क क्वेश्चन। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स ए ट्रांजिशन n1 से लेकर 2 वेयर n1 एंड n2 आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ऑफ द टू स्टेट्स। ठीक है। Assuming Bohr's model to be valid, the time period of the electron in the initial state is 8 times that in the final state. What are the possible values of n1 and n2? अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, केपलर्स लॉ लगा दो यहाँ। ठीक है, केपलर्स लॉ लगा दो, क्योंकि ये भी ग्रेविटेशनल प्लानिटरी मोशन की तरह ही काम करता है हमारा बोर्स मॉडल। पहली बात तो यहाँ पे समझो हमारे पास कुछ न्यूक्लियस है Z, यहाँ पर घूमते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। n1 बड़ा है या n2 बड़ा है, हमें बोला गया है यहाँ पर कि assuming Bohr's model टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स। यहाँ पर तो n1 हमारा बड़ा वाला ये वाला है, दिस इज n1, ये है n2। ओके, T1 की वैल्यू है 8 टाइम्स T2। ओके, तो क्या मैं रेडियस की पता लगा सकता हूँ, रेडियस का रिलेशन? यहाँ पे केपलर लॉ लगा दूंगा मैं भी, केपलर्स लॉ, क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एक जैसे ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ओके, यानी कि T1 बाय T2 का जो स्क्वायर होगा विल बी R1 अपॉन R2 का क्यूब होगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, T1 बाई T2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, T1 बाई T2 की वैल्यू है 8 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 64। यहाँ से आता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 4। ये चीज़ सबको समझ में आ गई? ओके, क्या हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला है? हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.539 n स्क्वायर बाय z। अब दोनों के लिए z की वैल्यू सेम है,
तो हमारा R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आ गया। ओके, यानी कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 आ रहा है। यहाँ से हमें पता चलता है N1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स N2। बहुत ही अच्छी हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अगर N2 की वैल्यू है 1 तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अगर N1 की वैल्यू 2 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर N1 की वैल्यू N2 की वैल्यू होगी 3 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। तो अब देख लेना इसके हिसाब से जो भी ऑप्शंस होते हैं उसको आप मार्क कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था ये, इसमें केपलर्स लॉ लगा दिया हमने, और ऐसा हम कर भी सकते हैं क्योंकि प्लानिटरी मोशन की तरह ही तो हम इसको स्टडी कर रहे हैं बोर मॉडल को तब से। अरे एक बात बताओ कि हमारे पास केपलर्स लॉ हमने यहाँ पे लगा दिया, तो प्लानिटरी मोशन और ये ऑर्बिटल मोशन किस तरीके से अलग अलग है। प्लानिटरी मोशन जब ग्रेविटेशनल मोशन होता है तो उसमें हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि अगर हमारी अर्थ या फिर कोई मास ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करते करते अपनी एनर्जी लूज करके गिर जाएगा। ये प्रॉब्लम ग्रेविटेशनल प्लानिटरी मोशन में नहीं होती है, वो सिर्फ हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में प्रॉब्लम। इसलिए केपलर्स लॉ सिर्फ यहाँ तक काम करेगा, हमारे पास रेडियस का रेशियो आ जाएगा। फिर ये जो इक्वेशन आई है इसमें कहीं ना कहीं रेडियस पता करने के लिए हमें वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराया था, हमने उस तरह की चीज़ें करी थी। तो कंजर्व नहीं कराया था, स्टेप्स में क्वांटाइज कराया था, एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन हुआ था, उससे हमारे पास ये वाली इक्वेशन आती है। ठीक है, तो प्लानिटरी मोशन में और ये बोर मॉडल में यही अंतर है। प्लानिटरी मोशन में एंगुलर मोमेंटम बस कंजर्व रहता है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड भी होता है, उससे हमें अलग अलग डिस्क्रीट ऑर्बिट्स मिलते हैं ऐसे। जबकि ग्रेविटी में हमारे पास कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, कहीं पे भी हमारे पास प्लैनेट इस तरीके से प्लानिटरी मोशन कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटम्स में बहुत सारे हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स देखो, ये है हमारा ग्राउंड स्टेट, या इसको हम बोलते हैं n इज इक्वल टू 1। उसके बाद जो हमारे पास ऑर्बिट होता है उसमें n की वैल्यू 2 हो जाती है, लेकिन ये भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड है तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, जो कि n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से और ऊपर जाओगे तो हमारे पास n इज इक्वल टू 3 पे पहुंच जाओगे, लेकिन अभी ग्राउंड से देखोगे तो फर्स्ट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इस तरीके से हमारे पास एक्साइटेड स्टेट होती है वो n से 1 कम हो जाती है। जैसे n इज इक्वल टू 4 की वैल्यू हो जाएगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब इन सभी ऑर्बिट्स की कुछ ना कुछ टोटल एनर्जी होती है ना, ये है टोटल एनर्जी जो कि नेगेटिव में होती है। नेगेटिव टोटल एनर्जी है इसीलिए तो वहाँ पे बाउंड है। अगर इसकी टोटल एनर्जी पॉजिटिव होती मतलब वो इन्फिनिटी तक जा सकता है, जहाँ पे उसकी टोटल एनर्जी 0 होती है। ओके, बिल्कुल प्लानिटरी मोशन की तरह ही। अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है तो उसकी एनर्जी देखो -13.6 से -3.4 हो गई, थोड़ी सी ऐड हुई है। कितनी ऐड हुई है ये देखो, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैं इसको एनर्जी दूं तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। पर ये एनर्जी मैं इसे दूं कैसे, उस इलेक्ट्रॉन के पास प्लेट में ले जाके तो उसे एनर्जी दे नहीं सकता। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर मैं लाइट डालता हूँ तो वो एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और उससे उसको ये एनर्जी मिलती है, वो ऊपर आ जाता है। यहाँ से अगर उसे और ऊपर जाना है तो हमें उसको और एक लाइट देनी पड़ेगी। इस बार उसकी एनर्जी 1.89 एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, तभी जाकर के वो यहाँ पर आता है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था, मैंने 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर इस पर आके गिर जाएगा। ये सब नहीं होता है ना, ऐसे ये सब चीज़ें नहीं करना है, एग्जैक्टली मैच होना चाहिए तभी वो वहाँ पर जाकर लगता है। ऑलराइट, तो हमारे पास इस तरीके से बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं। अब सबकी जो एनर्जी है उसकी वैल्यू आपको याद रहेगी तो आप एग्जाम में फटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी है। ग्राउंड स्टेट में होती है -13.6, फिर होती है -3.4, फिर होती है -1.51, -0.85, -0.54 और इन्फाइनाइट पे 0। एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z²/n²। इसको याद कर लो, एकदम याद होना चाहिए, इससे हमारी ये सारी वैल्यूज आती हैं। किन्हीं भी दो लेवल के बीच का एनर्जी डिफरेंस पता करने के लिए आप उन दोनों एनर्जीज को डिफरेंस उनका पता कर सकते हो, या फिर उसका भी फॉर्मूला है डेल्टा E इज इक्वल टू -13.6 Z², तो कॉमन रहेगा क्योंकि उसी एक एटम की बात हो रही है, 1/n1² -1/n2²। इस तरीके से फॉर्मूला आ जाता है। अगेन कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं, उनको आप याद रख सकते हो, जो जैसे कि ये बहुत बार पूछा जाता है 10.2 आपको याद होना चाहिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1.89 आपको याद होना चाहिए, 12.1 ये वाला भी याद होना चाहिए और ये 0.66 ये भी याद होना चाहिए। मेनली तो आपको ये याद रहेगा तो ये भी आपको अपने आप याद से हो जाएंगे।
अच्छा, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है किन्हीं भी दो लेवल में, वो होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो ये एच सी को भी आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो हमारे पास बचता है सिर्फ 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ये रिडबर्ग कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁷ पर मीटर। इस पे भी डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ओके। साथ में हमारे पास जो फोटोन की एनर्जी और वेवलेंथ को बताने वाली इक्वेशन है वो है लेमडा इज इक्वल टू 12400 अपॉन डेल्टा ई। इससे हमारे पास एंगस्ट्रॉन्ग में वेवलेंथ आ जाती है। बहुत जगह हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं इसे मॉडर्न फिजिक्स में, एक बार फिर से यूज़ कर लेंगे। हमारे पास अगर n इज इक्वल टू समथिंग, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 तक आना है तो हमारे पास कितने तरीके के ट्रांजिशन हो सकते हैं। देखो, यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। हमारे पास इसमें 3 अलग अलग फोटोन निकलेंगे, 1 2 3। या फिर हो सकता है वो डायरेक्टली वहाँ से नीचे तक आ जाए तो इसमें हमारे पास 4 निकलेंगे। हो सकता है यहाँ से यहाँ आए और फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाए तो इसमें हमारे पास 5वां ये निकलेगा। या फिर हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आने वाला ये 6ठा भी निकल सकता है। तो टोटल हमारे पास 6 तरीके के फोटॉन्स निकल सकते हैं। अगर मैं n इज इक्वल टू 5 से ग्राउंड पे आता हूँ तो कितने तरीके के निकल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है NC2, या फिर आप बेसिकली इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो। इसकी वैल्यू होती है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यू 10 रख दोगे यहाँ से तो हमारे पास आंसर आता है 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 9 5 45। n इज इक्वल टू 10 से ग्राउंड स्टेट पर आने में हमें टोटल 45 तरीके के फोटॉन्स निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब और एक चीज़ ध्यान रखते हैं, हमारे पास जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसकी सबसे छोटी वेवलेंथ अप्रॉक्सीमेटली 400 न्यूटन मीटर होती है, जिसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी आती है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है रेड साइड में, वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 700 न्यूटन मीटर, उसकी एनर्जी होती है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहाँ से हमारे पास कोई ट्रांजिशन हुआ उसकी एनर्जी देखो कितनी है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ी है तो यानी कि वो विजिबल रेंज में आ जाएगी। अगर हमारे पास यहाँ से इधर ट्रांजिशन होता है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ये हमारा एनर्जी का स्केल है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ कहीं आता है तो विजिबल रेंज तो बस इतनी थी। ये इससे अल्ट्रा वायलेट रेंज में हमारे पास लाइट आ जाती। तो ये हम इवेंचुअली पढ़ेंगे भी कि जब भी ट्रांजिशन का फाइनल पॉइंट हमारे पास n इज इक्वल टू 2 होता है तो हमेशा वो विजिबल रेंज में आ जाती है। किस्मत से ऐसा होता है और इसको हम कौन सी सीरीज बोलते हैं, बामर सीरीज। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी सीरीज होती है, उन सबके बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हम इस पे बेस्ड कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन अ हाइड्रोजन एटम एमिट्स द फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि हाईएस्ट एनर्जी भी हो जाएगा। हाईएस्ट एनर्जी, एनर्जी क्या हो जाती है, एनर्जी के लिए हमारे पास n इज इक्वल टू 1 पे 2 से लेकर के 1 पे आता है तो हमारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। कैसे आप देखोगे, देखो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है 13.6 इंटू 1 अपॉन माइनस नहीं प्लस होगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। बाकियों में आप कंपेयर करोगे तो वो क्या आता है 13.6। दूसरा आपको सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा लग रहा है, देखो 2 से लेके 1, बाकी सब में 2 से लेकर के 1, दूसरा कोई और 1 पे एंड नहीं कर रहा है, बाकी हमारे पास एंड कर रहा है 6 से लेकर के 2 तक। तो ये हम कर देंगे 1/2 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाती है, अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है 13.6 इंटू 3/4। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाती है 13.6 इंटू, करो यार यहाँ पे नीचे 36 है, यहाँ पे 1/4 है तो यानी वो 9/36 है, 9 माइनस 1 यानी 8/36। अगेन ये वाली वैल्यू कितनी आ जाती है, हाँ ये उससे तो कम ही आने वाली है यार, तो देख लेना इसकी वैल्यू। ये ज़्यादा है तो हमारे पास एक्चुअली आंसर हो जाएगा इसका ए। से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी जब भी 1 पे गिरता है तो वो एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाती है, और 2 से गिरा है 3 से गिरा है तो उसकी और ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम in nth orbit is En, then the energy in the nth orbit of single ionized helium atom will be।
हमें पता है कि एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर। अब हमारे पास एन स्क्वेयर की वैल्यू सेम रह रही है, लेकिन हाइड्रोजन से हीलियम को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो जेड की वैल्यू 1 से लेकर के 2 हो जाती है, जेड 1 से लेकर के 2 हो जाता है। एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी 4 टाइम्स एनर्जी के बराबर, है ना, 4 टाइम्स ई एन के बराबर। तो हमारा आंसर हो जाता है ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार, ये क्या ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, following Bohr's theory, the energy corresponding to a transition between third and fourth orbit is। बहुत ही आसान सवाल। देखो, इसके लिए हमें कुछ याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? हमारे पास n इज इक्वल टू 1 होता है, n इज इक्वल टू 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट पे एनर्जी 0 होती है, यहाँ पे एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद हमारी होती है -3.4, होती है -1.51, उसके बाद होती है -0.85, फिर -0.54, और उसके ऊपर की हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम n इज इक्वल टू 1 से आयोनाइज करते हैं तो -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कुछ मुझे ऐड करना पड़ता है, तब जाकर के मैं 0 पे पहुंचता हूँ। वही हो जाती है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी, इसीलिए वो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाती है। ओके, तो इसके हिसाब से द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट इज, तो थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट इन दोनों के बीच की एनर्जी पूछिए, तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.85, है ना, माइनस का 0.85 माइनस का 1.51। ओके, यहाँ से हमारे पास आंसर आता है 1.51 माइनस 0.85। बेसिकली इन दोनों को आप डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आता है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन रिपीट होगा। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये कुछ वैल्यूज आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ई ऑफ हाइड्रोजन एटम विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इज गिवन बाय -13.6 एन स्क्वायर। हाँ ठीक है। द एनर्जी ऑफ फोटोन इजेक्टेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। देखो, इसको हम सीधे कर सकते हैं, एनर्जी पूछे ना, इसमें हमें कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं है। सबसे नीचे होती है -13.6, फिर कितनी होती है -3.4, फिर कितनी होती है हमारे पास -1.51, फिर होती है -0.85, फिर होती है -0.54। ये वैल्यूज तो मुझे याद होनी चाहिए। ये था n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5। हम कहाँ से कहाँ पर हैं? 3 से लेकर 2 तक, 3 से लेकर 2 तक, तो हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस लगाओ तो वो आ जाता है 3.4 माइनस 1.51। आप बोलोगे ये प्लस माइनस कैसे कर दिया? यार, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा ना, हमें पता है ये वाली एनर्जी हायर है, ये वाली एनर्जी लोअर है, तो सीधे सीधे इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही इन दोनों का एनर्जी गैप है, वही आंसर होगा। आंसर आ जाता है हमारे पास 9, यहाँ पर 13 में से 5 गए तो 8, और यहाँ पर 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन नंबर ए, 1.9 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम passes from the fifth energy level to the ground level. The velocity that the atom acquired as a result of photon emission will be। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हो क्या रहा है? हमारे पास एक एटम है, एटम के अंदर हमारे पास अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक ट्रांजिशन हुआ यहाँ से यहाँ कुछ, उसके कारण इस तरफ हमारे पास एक फोटोन निकल गया। फोटोन का कुछ मोमेंटम होता है, अगर इस तरफ मोमेंटम लेके गया तो इसका भी इस तरफ मोमेंटम आ जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए, तभी हम फोटोन का मोमेंटम निकल पाएंगे। तो पहले हम एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन डेल्टा ई, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वो हम निकालने के लिए सबसे पहले हम रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म्स में हमारे पास आंसर आ रहा है ना, तो रिडबर्ग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/λ इज इक्वल टू आर 1/, कहाँ से कहाँ तक आए हम? 5 से लेकर 1 तक, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। सीधे सीधे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे एक जेड स्क्वायर और होता है, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए होती है 1। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है?
1 माइनस 1/25 यानी कि 24/25 टाइम्स। ओके, हमारे पास जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, उसकी वैल्यू क्या होती है? h/λ। ठीक, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाएगी h इंटू 24/25 r। अब यही मोमेंटम हमारे पास इस तरफ है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर एम वी हो जाएगी, इज इक्वल टू एम वी। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा, मास ऑफ एटम होना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ एटम होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एटम इज इक्वल टू 24 H/r/25 मास ऑफ एटम, क्योंकि एटम की वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन की तो ऑर्बिट के हिसाब से कुछ वेलोसिटी होगी, वो तो हम पता कर भी नहीं सकते यहाँ पर, उसके लिए तो अलग हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पर एटम की थोड़ी सी वेलोसिटी आएगी, वो हम इस तरीके से पता करते हैं, मास ऑफ एटम यूज होगा। आई थिंक यहाँ पर एम की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ये गलत है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। 24 H/r/25 m, 24 H/r/25 m, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एटम का मास होगा। नेक्स्ट, an electron changes its position from orbit n is equal to 2 to n is equal to 4 of an atom। हम n is equal to 2 से लेकर के n is equal to 4 तक चले गए हैं। The wavelength of the emitted radiation is, r की टर्म्स में निकालना है। तो देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/λ इज इक्वल टू r z²/1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। लेमडा पूछा हमसे सीधे सीधे, 1/λ इज इक्वल टू, कौन सा है ये एटम हमारे पास, इलेक्ट्रॉन चेंजेस पोजीशन फ्रॉम ऑर्बिट, कुछ दे ही नहीं रखा है z की वैल्यू, तो z की वैल्यू 1 मान लो, है ना। तो r इंटू 2 से लेकर 4 तक, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ऑलराइट, यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम ऑर्बिट 2 से लेकर 4 तक, 2 से 4 तक गया है तो वो एब्जॉर्ब करके जाएगा, ठीक है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, तो फोटोन एमिट नहीं कर रहा है, वो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है। ये क्वेश्चन में फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई बात नहीं, हम वैल्यू निकाल लेते हैं, मान लेते हैं फिर से यहाँ पे नीचे आया होगा सेम ट्रांजिशन पे, तो उस वक्त उतना ही फोटोन एमिट कर देगा। यहाँ पर हमारे पास आंसर जाता है दिस इज r इंटू 1/4 माइनस 1/16, यानी कि 3/16। ओके, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाती है 16/3r, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, दिस इज एब्जॉर्ब्ड नॉट एमिटेड। ओके, यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा ना कि एमिट होगा। 2 से 4 जा रहे हैं। नेक्स्ट, द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n is equal to 3 to n is equal to 1 in a hydrogen like atom results in ultraviolet radiation. Infrared radiation will be obtained in the transition from। अब ये हो गया ट्रिक क्वेश्चन। ट्रिक क्वेश्चन कैसे, क्योंकि इसमें हमें पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर पेन उठाया तो हम सॉल्व करने में हमारी हालत भी ख़राब हो जाएगी। देखो, हमें हाइड्रोजन लाइक एटम दिया है और उसमें ये भी बोल दिया है कि 3 से 1 में हमें अल्ट्रावायलेट निकलती है। तो क्या हम कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे? हमारे पास जो डेल्टा ई की वैल्यू आई है वो क्या है, 13.6 z² / 1 - n1² माइनस 1/n2², तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। इससे हमें अल्ट्रा वायलेट लाइट की एनर्जी मिलती है। अल्ट्रा वायलेट की एनर्जी मतलब मोर देन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। तो हमसे पूछा इंफ्रारेड किस में होगी। अब हम क्या सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे n1 और n2 के, कि भाई हमारे पास कब इंफ्रारेड आ रही है? जी नहीं, इसका इससे आसान तरीका है। हमारे पास एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, देखो ये 1, ये 2, तीसरा उसके थोड़ा पास होता है, चौथा और पास होता है, पांचवा और पास होता है। ये एनर्जी लेवल्स है, मतलब उनका फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, ऑर्बिट का रेडियस नहीं पता कर रहे। हम अगर यहाँ पे स्केल पे बनाना चाहे, ये 0 है, ये होता है हमारा 13.6 z², यहाँ पे होते हैं वैल्यूज इस तरीके। तो सबसे ज़्यादा जो गैप होता है यहाँ पर इनमें किस में हमें दिख रहा है? सबसे ज़्यादा गैप हमें दिख रहा है, मे बी मान लो
2 से 1 में या इनफाइनाइट से 1 में, इस तरीके से। लेकिन सबसे छोटा गैप कितना होगा? बड़े नंबर्स के पास में सबसे छोटा गैप होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़े बड़े नंबर्स के बीच में जो ट्रांजिशन है, देखो 4 से 3 है ना, 2 से 1, 3 से 2, 4 से 3 और 4 से 2। तो 4 से 3 में एक्चुअली सबसे कम एनर्जी निकली होगी, लीस्ट एनर्जी इज इन 4 से लेकर के 3। और अगर इनमें से कोई सिर्फ अगर एक इंफ्रारेड हो सकता है, यानी उसकी सबसे कम एनर्जी होगी, तो वो है 4 से 3। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये तो कम से कम होगा ही होगा। अगर इंफ्रारेड अगर एक भी है तो वो यही है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तब हमें सारी की सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। पर हमारे पास सिंगल चॉइस आंसर है, तो फिर हम ऐसे ही सॉल्व करके आगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट jumps from third excited state to second excited state and then from second excited state to first excited state. The ratio of wavelength lambda 1 by lambda 2 emitted in these two cases is। बहुत ही अच्छा सवाल है। पहली बात तो n की वैल्यू समझो, हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, और कहाँ से आ रहा है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट से, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर n की वैल्यू होती है 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। ओके, पहला है हमारा 3 से लेकर 2 तक। इसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू निकली है? लेमडा 1। फिर हमारे पास यहाँ से आया, यहाँ पर इसमें हमारे पास निकला है लेमडा। क्या मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू r 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर? क्या मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू r 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर? ओके, यहाँ से हमें पता करना है लेमडा 1 डिवाइडेड बाय लेमडा 2। दिस वाज 1, दिस वाज 2, हम कर देंगे 2 डिवाइडेड बाय 1। इससे हमें मिलता है लेफ्ट हैंड साइड पे लेमडा 1 डिवाइडेड बाय लेमडा 2 विच इज इक्वल टू r से r कट जाएगा, हमारे पास ऊपर बचता है 1/4 माइनस 1/3, 1/4 माइनस 1/9, नीचे बचता है हमारे पास 1/9 माइनस 1/16। अब कर लो यार, यही हमारा आंसर आने वाला है। एलसीएम लोगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 9 माइनस 4 इज 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाता है 16 माइनस 9 इज 7 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 16। 9 से 9 कट गया, 4 से 16 कटा है, कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स। ये आंसर आता है 20 डिवाइडेड बाय 7। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 975 एंगस्ट्रॉम। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम एमिटेड विल बी। कैसे सॉल्व करोगे? देखो हमारे पास यहाँ पर ग्राउंड स्टेट पे हाइड्रोजन एटम था, उसके ऊपर हमने कुछ एक फोटोन डाला, ठीक है, तो यहाँ से उचक करके चला गया किसी एन पे। हमें नहीं पता भी वो एन क्या है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर वो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक भी नीचे गिर सकता है, इसमें हमारे पास एक लाइट निकलेगी। या अगर वो बीच में कहीं पे रुकता है और फिर से इस तरीके से आता है, तो हमारे पास 2 इस तरीके से फोटोन निकलेंगे। तो कितने फोटॉन्स निकलेंगे हमें कैसे पता? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स का भी एक फॉर्मूला है, लेकिन पहले हम पता करते हैं एन की वैल्यू कितनी है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास रिडबर्ग्स वाला जो फॉर्मूला है ना, वो वाला यूज कर देते हैं। 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर वैल्यूज रखना शुरू किया जाए तो हमारे पास आंसर आ जाता है, हाँ करो भाई, 1 अपॉन 975 इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आती है 975 एंगस्ट्रॉम है ना, तो इसको भी करो इंटू 10⁻⁻10। इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू
हमारे पास आया था 1.1 इंटू 975 इंटू 10⁻⁻, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है n² अपॉन n² माइनस 1 इज इक्वल टू, यार इसको मल्टीप्लाई करो, 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.975, तो ये आ जाता है हमारे पास 975, 975, 5 इज 5, 7 प्लस 5 3, ये हो जाएगा 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 इज 7, 1.073 आ जाता है, इज इक्वल टू 1.0735, n² इज इक्वल टू 1.0735 n² माइनस 1.0735, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n² यानी कि 0.0735 n² इज इक्वल टू 1.0735, यानी कि n² इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.0735 अपॉन 0.0735। ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 डिवाइडेड बाय 7। ओके, 100 डिवाइडेड बाय 7 अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू 15 के आसपास आ रही है, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाती है, n इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4। बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन थी पर हम n की वैल्यू 4 आ गए। अब अगर हम n इज इक्वल टू 4 पर हैं, n इज इक्वल टू 4 से ग्राउंड स्टेट तक आने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2, विच इज इक्वल टू, यहाँ से हम यहाँ पे विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होता है। और ये सवाल फिर से रिपीट हुआ है, देखो, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम in its ground state is 13.6 electron volt. Atoms are excited to higher energy levels to emit radiation of 6 wavelengths. Maximum wavelength of emitted radiation corresponds to transition between. यार ये तो ना कुछ भी वैल्यू दे रखी है, इनका हमें कोई काम ही नहीं है। हमें बोला है कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट में था, एक स्टेट हो सकती है 1, फिर हो सकती है 2, फिर हो सकती है 3, फिर हो सकती है 4, ऐसे कितनी भी एक्साइटेड स्टेट हो सकती है। हमें बोला है कि अगर मैं इसको यहाँ से किसी लेवल पे ले जाऊं, फिर वहां से जब वो वापस आता है तो हमारे पास 6 तरीके के फोटॉन्स हो सकते हैं। देखो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये 1 2 3 4, तो हमारे पास वैल्यू आती है कि 6 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हमारे पास आंसर आता है n इज इक्वल टू 4। करेक्ट। तो हमने ग्राउंड से लेकर के, यानी कि n इज इक्वल टू 0 से लेकर n इज इक्वल टू 4, ये थर्ड एक्साइटेड है, ये सेकंड एक्साइटेड है, ये फर्स्ट एक्साइटेड है, ये फोर्थ एक्साइटेड है, n इज इक्वल टू 4 तक हम लेके गए थे। अब n इज इक्वल टू 4 तक ले गए हैं तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन, मैक्सिमम एनर्जी किस में होगी? 4 से लेकर के n इज इक्वल टू, सॉरी, n इज इक्वल टू 1 है ना, मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी 4 से लेकर के 1 तक आने में। मैक्सिमम एनर्जी नहीं पूछिए हमसे, पूछिए मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी हो जाएगी 4 से लेकर के 3 में। फॉर मैक्स लेमडा डेल्टा ई शुड बी मिनिमम, और मिनिमम के लिए हो जाता है n इज इक्वल टू 4 से लेकर n इज इक्वल टू 3 तक का ट्रांजिशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था, अब स्टार मार्क कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हाइड्रोजन एटम इन इट द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम्स। तो देखो हमारे पास यहाँ पर ग्राउंड स्टेट होती है n इज इक्वल टू 1, जिसकी एनर्जी कितनी होती है? -13.6। फिर उसके ऊपर होगा n इज इक्वल टू 2, जिसकी एनर्जी कितनी होती है? -3.4। फिर होता है हमारे पास n इज इक्वल टू 3, जिसकी एनर्जी कितनी होती है? -1.51। फिर होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारी एनर्जीज है। मैंने बोला था कुछ वैल्यूज आपको याद करने के लिए, तो कौन कौन सी? देखो 12.1 का फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया है। यहाँ पर अगर वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एब्जॉर्ब कर लेता तो वो इनफाइनाइट पे चला जाता, तो उसने 12.1 का किया है। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो गैप कितना होता है? ये होता है हमारा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ये है। तो हम n इज इक्वल टू 1 से 3 तक जा चुके हैं, 3 से वापस 1 पे आएंगे तो हमारे पास कितने स्पेक्ट्रल लाइंस निकल सकती हैं? उसका फॉर्मूला है हमारे पास n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि टोटल 3 लाइंस हमें देखने को मिलेंगी। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक बार ये यहाँ से यहाँ गिरा तो एक निकला, फिर यहाँ से यहाँ गिरा तो दूसरा निकला, या फिर वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ गिरा तो तीसरा निकला। तो हमारे पास 1 2 3 3 स्पेक्ट्रल लाइंस हमें देखने को मिलने वाली है। आंसर इज 3, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two particles of masses m1 m2 move with initial velocities u1 and u2। ठीक है, तो हमारे पास दो पार्टिकल है m1 एंड m2, इस तरफ ही मान लो यार u1 एंड u2, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं। ऑब्वियसली u2 की वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है, लेकिन हम वेक्टर में एक ही तरफ बनाएंगे। उनका कोलिजन होता है और उनमें से ऑन कोलिजन वन ऑफ द पार्टिकल्स गेट एक्साइटेड टू हायर लेवल। After absorbing energy, its final velocity of particles are v1 and v2. Then we must have, तो यहाँ पर फिर हमारे पास ये क्या है, m1 है। देखो m2 वो हायर स्टेट में चला गया लेकिन मास तो चेंज नहीं होगा, है ना। इस तरफ हमारे पास v1 हो जाएगा, इस तरफ हमारे पास v2 हो जाएगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया उसमें। तो यहाँ पर हमारे पास एक बात बताओ, पहली बात तो मोमेंटम कंजर्व होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये वाली वैल्यूज तो हमारे पास होनी ही है। लेकिन यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हमारे पास एनर्जी के टर्म में। अब ये एटॉमिक लेवल पे है, तो एटॉमिक लेवल पे एनर्जी भी कंजर्व होती है। वैसे एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, लेकिन अगर हम रियल लाइफ में किन्हीं भी दो बॉल को ऐसे टकराते हैं तो कुछ हमारे पास साउंड निकल जाता है, कुछ हमारे पास क्या निकल जाती है, हीट, कुछ डिफॉर्म हो जाते हैं वो, कुछ हीट एनर्जी चली जाती है। तो मैक्रोस्कोपिक बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स में एनर्जी के पास और भी जरिए होते हैं अलग अलग जगह निकलने के। यहाँ पर तो ये एटम्स है, एटम्स में ऐसा कुछ होता नहीं है, वहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स ही हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी थी इनिशियल, और यहाँ पर किसी एक ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है ना, मान लो इनमें से इसमें अंदर इसमें छुप गई है एप्सिलॉन, उसने खा ली। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, वो जाएगी फाइनल इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी, और इसमें से हमारे पास वो एप्सिलॉन कम हो जाएगी, क्योंकि वही एनर्जी इसमें से एनर्जी एप्सिलॉन कम कर लोगे तो वो मिलकर के ये दो एनर्जी के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उसमें से थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली इलेक्ट्रॉन ने, तो बचती है वही हमारे पास फाइनल एनर्जी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था, और इन्होंने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाए, फिर उनको कुछ मिला नहीं तो उन्होंने एक और बार वही लिख दिया, उसमें से हाफ को उड़ा दिया यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम jumps from excited state n to the ground state. The wavelength so emitted illuminates a photosynthetic material having work function 2.75 electron volt. If the stopping potential of the photoelectron is 10 volt, the value of n is, देखो हमारे पास n से ग्राउंड स्टेट में आया, g स्टेट में कुछ फोटोन निकला, उसकी कुछ एनर्जी रही होगी, एनर्जी रही होगी, उस एनर्जी से हमने फिर किसी सरफेस पर ऐसे जाकर के ही पड़ा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना था, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू क्या हो जाती है, 10 इसमें दोनों को ऐड करोगे 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आ जाता है। इससे हमें पता चलता है 12.75 इज इक्वल टू 13.6, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। यहाँ से हमें n की वैल्यू पता करनी है,
से हमें और एक चीज़ पता है, n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है ना, n की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती क्योंकि उसमें हमें पता है आंसर आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n की वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती क्योंकि उसमें हमें पता है आंसर आता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n की वैल्यू 4 आने वाली है तभी हमारे पास ये आंसर होगा, 4 या फिर 5 भी हो सकती है। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर ये 12.5, ओके ओके ओके, तो 12.75 इज इक्वल टू 13.6 माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 12.75 उस तरफ चला जाएगा, माइनस होगा, तो ये आ जाता है 13.6 माइनस 12.75 विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये आ जाएगा 0.85। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है एन स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 अपॉन 0.85 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 16, एन इज इक्वल टू 4। आंसर इज 4, हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए पॉसिबल एनर्जी फॉर ए फोटोन टू बी एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोस एटॉमिक मॉडल। ये अब ऐसा सवाल आ गया ना, इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू 13.6, जेड की वैल्यू तो 1 है, 1 अपॉन एन1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन2 स्क्वायर। अब एन1 एन2 की कितनी भी वैल्यू रख रख के चेक करते रहो, क्या पता ये आ जाए, क्या पता ये आ जाए, क्या पता ये जाए, क्या पता ये आ जाए, कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैसे आंसर पता करोगे, यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी हो जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 13.6 माइनस में, नेक्स्ट लेवल कितना होता है -3.4, फिर होता है -1.51, फिर होता है -0.85, होता है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इनफाइनाइट से नीचे आऊं तो हमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती है। ओके, क्या हमें यहाँ पर एनर्जी मिलती है वो कितनी होती है, ये होती है हमारे पास 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी मिलती है ये एनर्जी होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, मुझे 10.2 और 12.1 के बीच की कोई भी एनर्जी नहीं मिल सकती क्योंकि अब मैं इनफाइनाइट से अगर यहाँ तक गिरता हूँ तो मुझे सिर्फ 3.4 वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है, ठीक है। ओके, तो अगर मैं यहाँ से गिरूंगा तो वो 12.1 से बड़ा हो जाएगा, यहाँ से गिरूंगा तो वो 12.1 हो जाएगा, यहाँ से गिरेगा तो वो 10.2 हो जाएगा। देयर इज नो वे हमें 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिले, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 0.65 और ये 1.9 ये वाले ना इधर कहीं पे हमारे पास हो सकती हैं वैल्यूज, जैसे ये 0.54 और 1.51, इसके बीच में कहीं 0.96 आ रहा होगा यार, 97। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। 0.85 से 3.4 ये वाली वैल्यू कितनी हो जाती है, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने वाली है। ओके, तो हमारे पास बहुत सारी एनर्जीज हो सकती हैं, 11.1 नहीं होता है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ground state energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. The energy needed to ionize hydrogen atom from its second excited state. Ionization यानी second excited state. Second excited यानी कि n is equal to 3. n is equal to 3 से infinite भेजना है, 3 से भेजना है infinite। कितनी एनर्जी चाहिए, तो वो हो जाता है n is equal to 1 पे होती है 13.6, 1 पे 2 पे कितनी होती है 3.5, और यहाँ पे होती है अप्रोक्सीमेट 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस माइनस। ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से इनफाइनाइट तक जाने के लिए हमें 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. When its electron is in the first excited state, its excitation energy is, अभी excitation energy क्या होती है, देखो ionization energy यानी किसी भी n से इनफाइनाइट तक ले जाओ, तो हमने उसको आयोनाइज कर दिया, इलेक्ट्रॉन गया बाहर,
बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, वही इनफाइनाइट से फिर वहीं आता है तो बाइंडिंग एनर्जी बनती है, यानी इतनी एनर्जी दोगे वो बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी का ही उल्टा हो जाता है, सेम ही चीज़ है, वैल्यू सेम आती है। एक्साइटेशन एनर्जी यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले जाने के लिए जो एनर्जी लगती है वो एक्साइटेशन एनर्जी है। कहाँ से कहाँ जा रहा है, ग्राउंड स्टेट से जा रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो बहुत ही सिंपल है यार, 1 से 2 तक जाने की एनर्जी कितनी होती है, ये होती है हमें पता है, यहाँ पे होता है 13.6, यहाँ पे होता है हमारे पास 3.4, माइनस के होते हैं दोनों, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ये होती है हमारे पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पता है सी इज द आंसर। नहीं पता तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 13.6 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा अगेन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा क्या होता है, दो तरीके के हमारे पास स्पेक्ट्रम होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास मान लो कोई एटम इस तरीके से है, अगर उस पर मैं हर एक फ्रीक्वेंसी की लाइट, जैसे व्हाइट लाइट आ रही है मेरे पास, या सन से जो लाइट आती है जो टेम्परेचर के कारण एमिशन होते हैं, उसमें लगभग सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, अगर वो यहाँ से आ रही है तो इसमें कुछ ग्राउंड स्टेट पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इनमें से कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करके उचक के एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, तो वो वाली फ्रीक्वेंसी तो गायब हो गई। तो यहाँ पर अगर मैं इसका देखूंगा कि इसमें से कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है, तो कुछ फ्रीक्वेंसी गायब होती है। ओके, अब आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करी है तो फिर वो वापस आएगा तो नीचे गिरेंगी तो निकलेगी भी सही वो फ्रीक्वेंसी, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी इधर निकल जाएगी, इधर निकल जाएगी, किधर निकल जाएगी हमें नहीं पता। यहाँ तो आए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। तो हमारे पास यहाँ पर डार्क बैंड्स दिखते हैं, वो होते हैं हमारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। अच्छा, हमारे पास मान लो एक हाइड्रोजन का इस तरीके से एटम है, या कोई भी एटम है हाइड्रोजन लाइक, या कोई सा भी एटम हो सकता है, ये स्पेक्ट्रा तो सबका। इसमें हमारे पास किसी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट से वो नीचे गिरता है तो हमारे को एक फ्रीक्वेंसी मिलती है ना। यहाँ पर हमारे पास इसको पहले से हम किसी और तरीके से एक्साइट कर दिया मान लो, और इससे जो निकल रहे हैं वेवलेंथ उसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं, तो वही फ्रीक्वेंसी हमें फिर से मिल जाती है जो पहले गायब थी। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो गायब होता है वो यहाँ पर हमें मिलने लग जाता है ना। इस तरीके से हमारे पास एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम होते हैं। अब हमारे पास हाइड्रोजन पर्टिकुलर के केस में कुछ सीरीज है। सीरीज है का मतलब देखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला। या फिर आप एनर्जी वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, उससे हमें एनर्जीज मिलती है। अभी हम डायरेक्टली कंपेयर करना चाहते हैं वेवलेंथ को, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर मैं n1 की वैल्यू हमेशा 1 रख दूँ, यानी हमेशा वो गिर के 1 पे आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 से 1 पे गिर रहा है, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से 1 पे गिर रहा है, n इक्वल टू 5 से 1 पे गिर रहा है, इस तरीके से हमारे पास जो लेवल्स होते हैं n इज इक्वल टू 1, यानी ग्राउंड स्टेट में अगर हमेशा वो गिरता है तो जो भी हमारे पास वेवलेंथ निकलती है उन सबको हमने एक सीरीज बना दिया, उसको बोला गया लाइमन सीरीज। अगर हमेशा n इज इक्वल टू 2 में गिरता है तो उसे हम बामर सीरीज बोलते हैं, n इज इक्वल टू 3 में गिरता है तो पास्चन, n इज इक्वल टू 4 में गिरता है तो ब्रैकेट, और n इज इक्वल टू 5 में गिरता है तो फंड सीरीज, n इज इक्वल टू 6 में गिरता है तो भी कुछ उसका नाम होगा, 7 में भी कुछ नाम होगा, नहीं है तो अपना नाम चिपका दो, बट नोबडी केयर्स। तो ये 5 हमें याद रखनी है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है जब आप n इज इक्वल टू 1 पे गिरते हो, ग्राउंड स्टेट में गिरोगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलती है, इसलिए लाइमन सीरीज में सबसे ज़्यादा हमारे पास एनर्जी होती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी है तो वो अल्ट्रावायलेट रीजन में है, बस ऐसा हो गया कि वैल्यूज ऐसी हैं वो अल्ट्रावायलेट में। बामर सीरीज में जो हमारे पास एनर्जीज निकलती हैं या वेवलेंथ्स निकलती हैं वो इस तरह की निकलती हैं कि वो विजिबल लाइट में होती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट में सबसे ज़्यादा एनर्जी, उससे कम एनर्जी बामर में, लेकिन किस्मत से वो विजिबल रेंज में आ गई, और उससे कम इन सब में होती हैं। अब जितने भी आएंगे उसमें एनर्जी कम ही होने वाली है, ज़्यादा नहीं हो सकती फिर से, और ये सब इसीलिए इंफ्रारेड रीजन में चली जाती है। तो यही बस कुछ बातें हैं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। When an electron jumps from 4th orbit to the 2nd orbit, n is equal to 2 में गया, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड, लाइमन बामर सीरीज है ये। ठीक है, तो सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। When electron jumps from 4th orbit to the 2nd orbit, अच्छा तो ओके, बामर का तो एक ही है। अच्छा, सेकेंड लाइन कैसे पता चला हमें, देखो n इज इक्वल टू 2 पर गिरना है, अब 3 से गिरेगा तो उसको हम फर्स्ट लाइन बोलेंगे, 4 से गिरेगा तो हम उसको सेकेंड लाइन बोलेंगे, 5 से गिरेगा तो हम उसे थर्ड लाइन बोलेंगे। इस तरीके से हमारे पास बामर सीरीज है ये।
बामर का एल साइलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज। या देखो हमारे पास रेशियो कैसे पता करें। बामर के लिए हम बोलेंगे 1/λ फॉर बामर इज इक्वल टू लास्ट लाइन, यानी कि वो इनफाइनाइट से गिर रहा है ना, तो ये आ जाएगा आर। बामर के लिए वैल्यू होती है 2 पे गिरती है सारी, कहाँ से गिर रही है, इनफाइनाइट से, ऐसे 1/λ। लाइमन के लिए हमारे पास n इज इक्वल टू 1 पे गिरता है, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 है। यहाँ से हमें पता क्या करना है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ बामर अपॉन लाइमन, तो हमें पता करना है लैम्डा बी अपॉन लैम्डा एल। इसकी वैल्यू हो जाती है 4/1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत सिंपल सवाल था, ऐसे सवाल रिपीट होते हैं। देखिए, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज। अच्छा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। लॉन्गेस्ट लैम्डा, इसका मतलब लीस्ट एनर्जी। ये सबको समझ में आया क्यों, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है, hc/λ होता है। अगर लैम्डा सबसे बड़ा चाहिए तो एनर्जी सबसे कम चाहिए। अब देखो हमारे पास लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज में n इज इक्वल टू 1 पे गिरना है। n इज इक्वल टू 1 पे मैं इनफाइनाइट से भी गिर सकता हूँ, है ना, और मैं n इज इक्वल टू 2 से भी गिर सकता हूँ। इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगी, इनफाइनाइट से गिरोगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, n इज इक्वल टू 2 से गिरोगे तो सबसे कम एनर्जी होगी, यानी कि इसका लैम्डा सबसे बड़ा होगा, राइट, इसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी। तो हमें पता चलता है कि जो सबसे बड़ी वेवलेंथ है वो n इज इक्वल टू 2 से 1 में आने वाली है। 1/λ फॉर लाइमन सीरीज इज इक्वल टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं बामर सीरीज के लिए देखूं, है ना, बामर सीरीज के लिए 1/λb, जो भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी वो 3 से 2 के बीच किया जाएगी, है ना, या तो इनफाइनाइट से 2 पे आए हम, या फिर 3 से 2 पे आए। 3 से 2 पे हमारे पास सबसे कम एनर्जी होती है, तो सबसे ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ यहाँ पर होगी, तो हमारे पास 1/λv की वैल्यू हो जाएगी r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। हमसे पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज अपॉन बामर सीरीज। हमसे पूछा है लैम्डा एल डिवाइडेड बाय लैम्डा बी, उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है 3/4r। इसकी वैल्यू आ जाती है 9 - 4 यानी 5 डिवाइडेड बाय 9 × 4 36r। हमसे पूछा है लैम्डा एल डिवाइडेड बाय लैम्डा बी, तो वैल्यू आ जाती है 5 डिवाइडेड बाय 36 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 9 यहाँ आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 27। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन द वैल्यू ऑफ Rydberg constant 10⁷ per meter, the wave number of the last line of Balmer series in hydrogen spectrum is। पहले तो लाइमन होता है n इज इक्वल टू 1 पे, बामर होता है 2 पे, और इन्फिनाइट से इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो ये हमारे पास लास्ट लाइन आ जाएगी, है ना। तो 1/λ इज इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, और मैं यहाँ पे यूनिट देख के ही बता सकता हूँ यार, ये आर की यूनिट होती है पर मीटर, मीटर -1, यहाँ पे भी सारे ऑप्शन मीटर -1 है। आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू होती है 1.1 × 10⁻⁷ पर मीटर होता है,
डिवाइडेड बाय 4, है ना। r बाय 4 आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 1 डिवाइडेड बाई 4 यानी 0.25 इंटू 10⁻7 पर मीटर, 0.25 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टार मार्क क्वेश्चन है। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम is equal to that of the second line of Balmer series for a hydrogen like atom. The atomic number Z of hydrogen like ion is, देखो बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास एक है हाइड्रोजन, एक है हाइड्रोजन लाइक। हाइड्रोजन के लिए क्या बोला, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, है ना, यानी कि n इज इक्वल टू लाइमन पे n इज इक्वल टू 1 पे आता है, फर्स्ट लाइन 2 से 1 की आएगी। हाइड्रोजन लाइक के लिए क्या है, इक्वल टू दैट ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बामर। बामर में हमारे पास एंड होता है 2 पर, 2 पर एंड हो रहा है, तो फर्स्ट लाइन कहाँ से होगी, 3 से 2, सेकेंड लाइन कहाँ से होगी, 4 से 2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमें पता द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। अब इनकी वेवलेंथ अगर बराबर है, क्या हम बोल सकते हैं, इनकी सारी चीज़ें बराबर होंगी, एनर्जी भी बराबर हो जाएगी। हमारे पास आंसर आता है z² इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर तो हमारे पास वैल्यू होगी 1, हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 होती है, इज इक्वल टू z² 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास वैल्यू जो आने वाली है, यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे, ये आ जाता है z² 2² is equal to 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर which is equal to 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये तो पूरा का पूरा ऐसे कट गया, तो इससे हमें पास आता है z is equal to 2। ऑप्शन नंबर डी is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सोडियम वेपर लैम्प इज एग्जाम्पल ऑफ। सोडियम वेपर लैम्प, हमारे पास रात में वो पीली रोशनी वाली लाइट जलती थी, अब तो नहीं जलते हैं, अब तो एलईडीज आ गई हैं सब जगह। उसमें हमारे पास स्पेक्ट्रम होता था, उसमें से लाइट निकलती थी, और स्पेक्ट्रम नहीं होता था, गिनती की कुछ फ्रीक्वेंसी निकलती थी, वो एमिशन स्पेक्ट्रम होता था, है ना, उसमें एमिट करते थे वो। ओके, और वो बैंड स्पेक्ट्रम नहीं होता था, सॉरी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता था वो। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता था, उसमें कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ही लाइट आती थी। वो बैंड भी नहीं होता था कि उसमें बहुत सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी फ्रीक्वेंसी, ऐसा भी नहीं होता था। तो हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम उसका आंसर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच सोर्स इज एसोसिएटेड विद लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। इनमें से लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम किसमें मिलेगा, तो हमें एक सिंगल वेवलेंथ किससे मिलती है। देखो इलेक्ट्रिक फायर में जब भी रोशनी निकलती है तो वो टेम्परेचर के कारण निकलती है, और टेम्परेचर में फिर हमारे पास बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है, थोड़ा थोड़ा एवरेज आउट टेम्परेचर हमारे पास एक चीज़ वैल्यू हो जाती है ना। तो इलेक्ट्रिक फायर में या फिर सन में जो हमारे पास लाइट निकलती है, वो लगभग सारी की सारी लाइट्स निकलती हैं, क्योंकि वो थर्मल एनर्जी के कारण हमारे पास लाइट आ रही है। तो ये दोनों तो आंसर नहीं होने वाले। रेड ट्रैफिक लाइट वर्सेस नियॉन स्ट्रीट साइन। रेड ट्रैफिक लाइट भी इसका आंसर हो सकता है, हमारे पास इसमें लाइन एमिशन होता, क्योंकि इसमें सिंगल मोनोक्रोमेटिक एलईडी से भी मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड यूज़ हो रहे होते हैं, एलईडीज यूज़ हो रही होती हैं। तो एलईडी में हमारे पास लाइन एमिशन नहीं होता है, वहाँ पे कुछ और तरीके से हमारे पास एमिशन हो रहा था। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। हमारे पास मोनोक्रोमेटिक में एक ही है, नियॉन स्ट्रीट साइन, उसमें हमारे पास सिंगल लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम या फिर 2-4 लाइन वाला एमिशन स्पेक्ट्रम हो रहा होता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन जो भी नीट में पूछे गए हैं सारे के सारे सॉल्व कर लिए हैं। इस चैप्टर की या फिर बाकी सभी चैप्टर्स के वन शॉट प्रीवर्क्यूज के सोल्यूशन के लिए आप कलरफुल नोट्स की पीडीएफ और वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी bit.ly/physicsendgamebay। तो आ जाओ, वहाँ से डाउनलोड करो। फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ताकि मेरी जब भी लाइव क्लासेस होगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू अनलॉक योर फ्री प्लान। अपना फ्री प्लान आज ही अनलॉक करो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, आज ही फ्री प्लान अनलॉक करो। यूज़ करना मेरा कोड विक्रांत। आ जाओ यार अनअकैडमी पे, लेट्स स्टडी लाइव, यूज़ माई कोड विक्रांत।